हेलो दोस्तों, स्वागत है मैनुआ स्क्रीन चैनल पर। आज हम पार्ट 7 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसका टाइमलाइन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर देना। कमेंट करके बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। तो चलिए बिना कोई देरी किए एपिसोड शुरू करते हैं। ये कहानी है कैटरीना और साइमन की, जो कि एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और बहुत जल्द शादी करने वाले थे, अपनी जिंदगी खुशी से बिताने वाले थे। लेकिन तभी उनकी जिंदगी में कोई ऐसा होता है जिनकी उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी, जिसने साइमन को डीमन किंग और कैटरीना को मरने पर मजबूर कर दिया। कैटरीना के मरने के बाद साइमन को जेल में डाल दिया गया और साइमन ने डार्क मैजिक का इस्तेमाल करते हुए खुद को डीमन किंग में बदल दिया और उन सबसे बदला लिया जिसने उसकी कैटरीना को उनसे छीन लिया। ये कहानी है प्यार के बदले की और दुनिया को बदलने की। उम्मीद है ये सब आपको पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत हमें कैटरीना और साइमन को दिखाते हुए होती है, जो कि कैसल को देख रहे थे। यहाँ पर आना तो मना था और उस कैसल को देखना भी, लेकिन साइमन कैटरीना को कहता है कि अभी यहाँ पर कोई नहीं देखेगा, इसलिए हमें यहाँ पर आकर उस कैसल को देख लेना चाहिए। सदियां गवाह है कि ये कैसल आज तक किसी दुश्मन के हाथ नहीं पड़ा और न ही कभी हारा। जरूर इसके पीछे कोई राज है। कैटरीना ये सुनकर कहती है, मैंने ये भी सुना है कि ये कैसल बहुत ज्यादा खूबसूरत है। सोचो, वो जमीन जहाँ पर नोबल्स रहते होंगे, वहाँ पर रहना कितनी खुशकिस्मती की बात होगी और वहाँ पर सब कितनी खुशी से और कितने फ्रीली रहते होंगे और वो जगह कितनी खूबसूरत होगी। साइमन ये सुनकर उसे कहता है, खैर मैंने अपने सीनियर्स को एक रिपोर्ट सबमिट की है गोलम मैजिक की, जिसकी मदद से वो मुझे इंटरमीडिएट मेट पर प्रमोट कर देंगे, जिसके पास मेरे पास इतना पैसा होगा कि मैं तुम्हें उसी नोबल की जमीन के ऊपर एक जगह खरीद कर दे सकता हूँ। इसलिए कैटरीना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुमने आज तक मेरे लिए बहुत कुछ सहा है, अपनी खुशियों को कुर्बान किया, इसलिए मैं आज से वादा करता हूँ तुमसे कि मैं तुम्हें दुनिया के सबसे खुशकिस्मत और खुश इंसान रखूंगा। कैटरीना भी उसको प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन वो उसे कहती है, लेकिन तुम्हें उसके लिए पहले इंटरमीडिएट वेट बनना होगा। ये सुनकर साइमन उससे कहता है, तुम तो बड़ी मतलबी हो। तब ये सुनकर कैटरीना से कहती है, मैं मजाक कर रही थी। बाद में वो दोनों मिलकर उसी कैसल के व्यू को एंजॉय करने लगते हैं, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। लेकिन साइमन ने जो सुनहरे ख्वाब देखे थे उन सब के ऊपर पानी फिर जाता है, क्योंकि साइमन ने जो रिपोर्ट सबमिट करवाई थी वो एल्डर ने अपनी बताकर ड्यूक को भेज दी और सारा फेम खुद कमा लिया। और साइमन ये सब कुछ बस खड़ा देखकर सुनता रहा और कुछ भी न कर सका। और ड्यूक भी एल्डर के तारीफों के बुल बनता रहा। उसे कहने लगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आपके इस काम की वजह से मैजिक को एक नया मोड़ मिलेगा। आपने एक नई खोज की है मैजिक की दुनिया में, आपके इस खोज की वजह से दुनिया पूरी की पूरी बदल जाएगी। ये गोलम मैजिक दुनिया में एक नई किरण लाएगा और एक नया रास्ता। ये सुनकर एल्डर से कहने लगता है, ये सब कुछ आपकी की हुई इन्वेस्टमेंट जो कि आपने मुझ पर की उसकी वजह से हुआ और मेरे हार्डवर्क की वजह से। ये सुनकर ड्यूक से कहने लगा, मैं आगे और भी ज्यादा तुम पर इन्वेस्टमेंट करूंगा। पीछे का साइमन जो ये सब कुछ सुन रहा था, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसे समझ आ गया था कि जैसे मैंने सोचा था वैसे तो कुछ भी नहीं हुआ। चाहे मैं अपनी जिंदगी के आखिरी मोड़ तक, अपनी आखिरी सांसों तक भी काम करता रहूं, तब भी मुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा और सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा था। मुझे मेरी मेहनत का कोई सिला नहीं मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ नोबल्स की इज्जत है। लेकिन तब भी ड्यूक एल्डर से कहता है कि मैंने जो चीज आपको कही थी, क्या आपने वो तैयार की? तब ये सुनकर एल्डर से कहते हैं, हाँ मैंने बिल्कुल तैयार की। तभी वहाँ पर किसी को लाया जाता है, जिसे देखकर साइमन कहने लगता है अपने बैकग्राउंड वॉइस में कि बात सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं होती, अगर वो सब सिर्फ यही कर दे तो अच्छा था, लेकिन वो लोग जो मेरे पास है वो सब छीन लेंगे, ऐसा तो नहीं होने दूंगा। बाद में पता चलता है वो जिसको ला रहे थे वो और कोई नहीं कैटरीना थी, क्योंकि ड्यूक एक हैवान था जिसको औरतों को अपने पास रखने में मजा आता था। ड्यूक ने इस वजह से कैटरीना को अपनी मांग के लिए एल्डर के सामने रखा था, क्योंकि वो अपने लुक्स यानी अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर थी। लेकिन वो एक लोनली बर्ड थी और एल्डर भी इसके बारे में बात करने लगता है कि अगर वो कोई यतीम या फिर किसी निचले घराने की पैदाइश लड़की न होती तो वो आज बहुत ही ज्यादा अलग होती, उसकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा खुशहाल होती। लेकिन अब साइमन को भी पारा हाई हुए छुपा था और वो कह रहा था कि जिन चीजों के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी सपने देखे और मैंने वो सब चीजें जिनको मैंने अपनी जान से ज्यादा बचाया, आखिर तुम लोग कैसे उन चीजों को मुझसे छीन सकते हो और तबाह कर सकते हो? अपने हाथ उसके ऊपर से हटाओ, ये कहते हुए उनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन एल्डर जिसकी पावर उससे ज्यादा थी वो उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और अपनी पावरफुल अटैक को चार्ज करते हुए कहता है कि कमीने, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे मुझसे बात करने की? क्या तुम अपनी जगह नहीं जानते? तुम सिर्फ एक कचरे के टुकड़े हो। उस एल्डर का हमला सीधे जाकर साइमन पर हिट होता है, जिसके एक हमले को भी साइमन नहीं सह पाता और वहीं पर ढेर हो जाता है, जिसे देखकर कैटरीना भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन वो दोनों अब कोई नहीं कर सकते थे, वो दोनों लाचार थे। साइमन को जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ पर उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है।
वो बिल्कुल पागल हो जाता है और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि बस अब वो भी मरना चाहता है, उसकी जीने की कोई इच्छा ही नहीं है। वो एक चूहे को उठा कर कहता है कि आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि आखिर अब मैं क्या करूँ। शायद वो उस चूहे को खाने वाला था और साथ ही में उसने दीवार के ऊपर उतने दिन भी मार्क कर रखे थे जितने दिन से वो इस जेल में है, यानी कि उस हादसे को भी हुए काफी दिन हो गए। और अभी कैटरीना का क्या हुआ आगे पता चलेगा। एमन को अपने जिंदा होने पर भी शक था। वो कह रहा था कि आखिर मैं जिंदा कैसे बच गया, मैं जिंदा क्यों हूँ। तभी वहाँ पर कुछ गार्ड आते हैं जो कैसे पीस पेन मारते हुए इसके रास्ते में कहने लगते हैं, अरे देखो लगता है ये वो चूहा खाने वाला है, ये तो पूरी तरह से पागल हो गया है। साथ ही वो ये भी कहने लगते हैं कि मैजिक टावर का एक मेज किसी काम का नहीं होता, उसकी तो कोई औकात ही नहीं है हमारे स्टेट में। साथ ही में वो ये भी कहने लगते हैं कि अरे यार तुम पागल तो नहीं हो, मुझे बताओ तुमसे उन लोगों ने कहा है कि तुम उन्हें वही गोलम समन करके दिखा दो जिसकी रिपोर्ट तुमने सबमिट कराई थी, वही रिपोर्ट जिसका क्रेडिट एल्डर ने ले लिया। अगर तुम वो गोलम उन्हें समन कर दे देते हो तो वो तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन साइमन को देखकर ऐसा लग रहा था वो उन दोनों गार्डों की बातें ही नहीं सुन रहा है, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है। जैसे देखकर वो गार्डों से कहता है क्या तुम सुन रहे हो। तभी उसके साथ गड़ा गार्ड उसे कहता है, अरे यार तुम क्यों किसी पागल के साथ बात कर रहे हो, ये तो तब से बिल्कुल पागल हो गए जब से उसकी वो मशूका मरी है। तब ये सुनकर वो उसे कहता है क्या वो मरेगी, अक्सर उसको कैसे मारा और क्यों मारा। दूसरा गार्ड फिर उसे कहता है कि उसने खुदकुशी कर ली अपनी इज्जत बचाने के लिए, क्या पागल लड़की थी। साइमन भी उस चूहे को छोड़ देता है उनकी बातें सुनने के बाद और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कैटरीना मर चुकी है, उसने खुदकुशी कर ली। गार्ड वहां से जाते हुए और भी ज्यादा बकवास करने लगते हैं, लेकिन साइमन जो था वो कुछ करने लगता है। वो अपने हाथ के अंगूठे के ऊपर लगे नाखून को तोड़ता है और वहां से खून निकालता है और कहने लगता है मुझे माफ कर देना कैटरीना। और वहाँ के चूहों में उसके कुछ करने की वजह से हलचल होने लगती है, वो बहुत अजीब से एक्ट करने लगते हैं जिस चीज को देखकर गार्ड्स को भी थोड़ा अजीब लगता है। वो कहते हैं आखिर ये सब लोग कर क्या रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है, जरा एक चूहे को मार कर देखना। जब वो एक चूहे को मार कर देखते हैं तो तब उन चूहों के ऊपर उन्हें एक मैजिक सर्कल बना दिखता है जो कि डार्क पावर का था, जिसे देखकर वो सारे के सारे गार्ड बहुत ज्यादा डर जाते हैं और साइमन के जेल की तरफ भागने लगते हैं, जहाँ पर साइमन अपने मैजिक सर्कल कंप्लीट करने वाला था और कह रहा था कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर था कैथरीन, तभी मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। गार्ड से रोकने के लिए आते हैं, से कहते हैं कि तुम रुक जाओ, तुम आखिर क्या कह रहे हो। तब साइमन उनसे तभी ये बात कहता तुम लोग चाहते हो कि मैं रुक जाऊं, मैं तो बस अभी करना शुरू ही किया है। तभी साइमन अपना सर्कल कंप्लीट कर लेता है और उसके ऊपर अपने चूहों का सैक्रिफाइस देता है, जिसकी वजह से इन चूहों में पावर आने लगती है और वो कहने लगता है अगर मैं थोड़ा सा और ताकतवर होता कैथरीन तो मैं तुम्हें बचा लेता। हाँ कैथरीन मैं तुम्हें नहीं खोता। उसके मैजिक सर्कल कंप्लीट होने के बाद और उसमें पावर आने के बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसके अंदर से एक बहुत बड़ा जायंट गोलम आता है, जिसे देखकर वो कहता है हाँ ये वो चेहरा है जो कैथरीन भी बनाती। ये सब वो उन सोल्जर्स को देखकर कह रहा था जिनके चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ चुका था और उनके चेहरे पर डर साफ साफ देखा जा सकता था। अब बदला लेने का वक्त था, इसलिए वो अपने गोलम को उन्हें मारने के लिए और खुद बैकग्राउंड वॉइस में हमें कहने लगता है कि मैं सोचता रहा वो वजह कि आखिर मैं क्यों जिंदा हूँ, लेकिन जो वजह मुझे समझ आई मेरे अभी तक जिंदा रहने की। सीन चेंज होता है, हमें एक जगह पे बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट दिखाया जाता है और हमें साइमन को दिखाया जाता है जो कि अपनी बात पूरी कर रहा था और कह रहा था कि ये जरूर इसकी वजह से है कि मुझे बदला लेना है इस खराब दुनिया से, इस कर्ज दुनिया से जहाँ पर तुम और मैं खुशी से नहीं रह पाए। और तुम फिक्र मत करना कैटरीना, मैं अब उतना कमजोर नहीं हूँ जितना पहले था। मैं वो सारी ताकतें लूंगा जो मुझे ताकतवर बना सकती है, हर तरह की पावर को हासिल करूंगा। मैं इस पूरी की पूरी दुनिया को बदल कर रखूंगा। और ये सब वो बड़े ही खतरनाक चेहरे से और रोते हुए चेहरे से कह रहा था क्योंकि अब उसका दुख दर्द उसकी ताकत बन चुका था। वो एल्डर भी दिखाया जाता जिसकी वजह से कैथरीन और साइमन की जिंदगी तबाह हो गई, जो कि साइमन को देखकर कह रहा था साइमन तुमने ये क्या किया। गॉड को सर्व करता था वो आखिर कैसे डीमंस का गुलाम हो गया, आखिर ये तुमने क्या किया, क्या तुम अपने दिमाग से बाहर चले गए हो, तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो। तब ये सुनकर साइमन उसे कहता है अच्छा तो तुमने जो किया उसके बारे में क्या। हमें वो ड्यूक भी दिखाया जाता है जो साइमन से रंग की भीख मांग रहा था, उसे कह रहा था कि मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो, अगर तुम मेरी जान बचाते हो तो मैं तुम्हें इस जगह को मास्टर बना सकता हूँ, तुम जो चाहोगे वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। लेकिन साइमन अपनी पावर को इकट्ठा करते हुए और उसके ऊपर हमले की तैयारी करते हुए कहता है कि जो चीज मैं चाहता हूँ वो तुम कभी नहीं दे सकते क्योंकि तुम किसी मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकते। ये कहने के साथ वो उस ट्यूब को खत्म कर देता है। साइमन ने उस पूरी की पूरी जगह को तबाह कर दिया, उस जगह को जहाँ पर कभी कैथरीन और साइमन रहते थे, लेकिन उसी जगह ने उन दोनों को एक नहीं होने दिया। उस जगह को तबाह करने के बाद साइमन कह रहा था कि कैथरीना
तो फिक्र मत करो, मैं इस पूरी की पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तबाह कर दूंगा, जिस दुनिया ने हमें एक नहीं होने दिया। सिंह चियोतारा में किंगडम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक राजा एक हीरो को तैयार कर रहा था जिसका नाम लकैन था, और वो राजा उससे कहता, हीरो लकैन, तुम्हें हमारी दुनिया को बचाना ही होगा। डीमन किंग ने अपनी आर्मी की मदद से बहुत सारी किंगडम्स को और बहुत सारे ड्यूकडम्स को तबाह कर दिया है, बहुत सारे मासूम लोग मारे गए हैं। अब इस दुनिया की किस्मत तुम्हारे हाथों में है, जाओ उस डीमन किंग को मार दो। किंग के इन अल्फाजों के खत्म होने के बाद वो हीरो भी उठ जाता है, अपनी आंखें खोलता है और अपनी आर्मी के साथ तैयार होते हुए डीमन किंग को मारने के लिए चला जाता है। एक स्पॉइलर दूं, वो डीमन किंग और कोई नहीं, साइमन है, जो कि इस दुनिया को तबाह कर रहा है और ये हीरो उसे मार डालेगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हीरो को दिखाया जाता है जो अपनी तलवार को आसमान की तरफ लहराते हुए अपने सोल्जर्स को एक बड़ी जबरदस्त स्पीच देते हुए कह रहा था कि इस दुनिया को अंधेरे ने खा लिया है, हमारे एम्पायर की सारी ताकत खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम लोग हार नहीं मानेंगे, अपनी फैमिलीज और अपने लिए लड़ेंगे, हम लोग इस दुनिया के लिए लड़ेंगे और इस दुनिया को उस डीमन किंग के कहर से आजाद करेंगे। बेशक इस दुनिया में बुराई फैल चुकी है, हर तरफ अंधेरा है, लेकिन हम लोग उस अंधेरे से बाहर निकलेंगे और इस दुनिया की आखिरी होप बनकर आज उस डीमन किंग को मार देंगे और इस दुनिया को बचाने की आखिरी उम्मीद बनेंगे। एमआर और कतरीना के एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कतरीना सहमन से कह रही थी कि तुमने वो खबर सुनी कि एक नोबल का ब्रेड चुराने के चक्कर में एक मासूम बच्चे के हाथ काट दिए गए। वो मासूम बच्चा तो सिर्फ अपने खाने के लिए थोड़ा सा ब्रेड चुरा रहा था, आखिर वो उसके साथ ऐसा क्यों किए गए? क्या ये नोबल ये समझते हैं वो जो करेंगे हम चुपचाप बैठ कर सहते रहेंगे? साइमन जो कि कैटरीना की बात है खड़ा सुन रहा था, वो उसे कहते थोड़ा आराम से बोलो, अगर यहाँ पर किसी ने सुन लिया तो हमें बेनिफिट मिल सकती है। तब ये सुनकर कैटरीना उससे कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी हम लोग भी उसी की तरह एक लोअर क्लास में पैदा हुए हैं, नोबल जो कि हाई क्लास से के हैं वो हमें जब चाहे तब सजा दे सकते हैं और हम उनके सामने कुछ कर भी नहीं सकते। शायद यही फर्क है जिसकी वजह से उस बेचारे बच्चे को भी सजा मिली। आखिर क्या होगा साइमन हमारा और तुम्हारा, क्योंकि हम दोनों भी तो बिल्कुल उसी क्लास में ही पैदा हुए हैं। साइमन जो कि कैटरीना की सारी बातें खड़ा सुन रहा था, वो थोड़ी देर चुप रहने के बाद कैटरीना से कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब कोई सोशल स्टेटस मायने नहीं रखता होगा, सब लोग बराबर होंगे, कोई किसी के ऊपर हुक्म नहीं चलाएगा, सबको बराबर इज्जत मिलेगी और हर कोई आजाद होगा। सुनकर कैटरीना साइमन को बुलाती है और इसे कहती है कि उस दिन का इंतजार करने से वो दिन नहीं आएगा, हमें अगर कुछ बदलना है तो हमें अभी से बदलाव करना शुरू करना होगा, हमें खुद को बदलना होगा, वरना बाद में फिर कैटरीना कोई ज्यादा ही आगे चली जाती है और कहने लगते हैं जो बच्चे हम लोग रेस करेंगे उनका क्या होगा, क्या उन्हें भी ऐसी चीजों से गुजरना होगा। ये सुनकर साइमन बेचारा जो कि बोला वाला था बिल्कुल डर जाता है, उसके हाथों से किताबें भी छूट जाती है और कहने लगता है कैटरीना क्या कह रही हो, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है, तुम तो अभी से ये सब बातें करने लगी। ये सुनकर कैटरीना उसे कहने लगती है क्यों, क्या तुम मुझे शादी नहीं करोगे? तब ये सुनकर जो साइमन तौर भी से मार जाता है उसे कहने लगता है हाँ मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन अभी मैं इन सबके लिए इतना तैयार नहीं हूँ, ठीक है? तब ये सुनकर कैटरीना उसे कहने लगती है कि क्या तुम मुझे शादी करोगे कि नहीं? तब वो कहता है कि हाँ मैं करूंगा। बाद में फिर वो किताब उठाकर ऊपर जैसे उठता है तब कैटरीना उस पर हंसने लगती है, उसे कहने लगती है कि साइमन तुम सच में बहुत ही ज्यादा बोले हो, बेशक तुम मेरी इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा शर्मा गए, इसलिए मुझे यकीन है कि मैं वो इंसान हूँ जिससे तुम प्यार करते हो, जिससे तुम शादी करोगे। फ्लैशबैक खत्म होता है, प्रेजेंट के डे का साइमन दिखाया जाता है जो कि एक पूरा का पूरा डीमन किंग बन चुका था और दुनिया को खत्म करना चाहता था, और वो कैटरीना को याद करते हुए कहता है कि कैटरीना बहुत जल्द ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, जिस दुनिया की हमने बहुत ज्यादा शिद्दत से इंतजार किया था और जिसका हम लोग ख्वाब देखा करते थे, हालांकि इसने बहुत ज्यादा वक्त दिया, लेकिन मैं बहुत जल्द उस दुनिया को सच्चाई में बदल दूंगा। उसके सामने हीरोज की आर्मी खड़ी थी, हीरोज से कह रहा था कि डीमन किंग साइमन तुम्हारी वजह से दुनिया को बहुत सारे कष्ट झेलने पड़े हैं, तुम्हारी वजह से पूरी की पूरी दुनिया में अंधेरा फैल चुका है और तुमने बहुत ज्यादा बुराई फैलाई है इस दुनिया पे। आज मैं गॉड के नाम की कसम खाता हूँ कि तुम्हें उन सब बुरे कर्मों का जवाब देना होगा जो तुमने आज तक किए, और मैं हीरो तुम्हें आज इस दिन मार डालूंगा। उसकी इन सब बातों को सुनकर साइमन जोर जोर से हंसने लगता है और उससे कहने लगता है अच्छा तो तुमने ये सब कुछ प्लान किया है मेरे ऊपर जस्टिस करने के लिए, आखिर मैं क्यों डरूं तुम्हारे उस नकली गॉड और तुम्हारी इस घटिया सेंस ऑफ जस्टिस के लिए, मैं आखिर क्यों डरूं? तब ये सुनकर हीरो से कहता है तुम डरोगे? फिर हीरो अपने सोल्जर्स को तैयार होने के लिए कहता है कि हमें इस दुनिया को बचाने के लिए इस डीमन किंग को खत्म करना होगा। बाद वो अपने सोल्जर्स को एक जबरदस्ती स्पीच देते हुए उनमें जो ही पढ़ते हुए उन्हें डीमन किंग साइमन के ऊपर हमला करने के लिए कह देता है। उसके हुक्म के ऊपर सारी की सारी फोर्सेज डीमन किंग साइमन के ऊपर हमला करने के लिए चली जाती है, जिन्हें साइमन आता हुआ देख रहा होता है।
एनवी और अटैक प्रिपेयर करते हुए कहने लगता है कि आखिर तुम कौन होते हो मुझे जज करने वाले। मैं वो हूँ जो तुम सबको जज करेगा। जिस दिन मैंने कैटरीना को खोल दिया उस दिन मेरे लिए जस्टिस मर गया। वैसे इल्यूजन्स पर अब मेरा यकीन नहीं है। अब मैं सिर्फ एक ही चीज के ऊपर यकीन रखता हूँ और वो है पावर। वही मेरे लिए जस्टिस है। उसकी पावर बहुत ज्यादा थी जिसे देखकर हीरो उसके के सारे सोल्जर्स भी घबरा जाते हैं। उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि उससे सारे के सारे पीछे धकेले जाते हैं और वहां पर बहुत बड़े बड़े गोलम समन हो जाते हैं जिन्हें देखकर तो हीरो भी परेशान हो जाता है। साइमन खुश होते हुए कहने लगता है कि देखो हीरो, ये है असली डे ऑफ जस्टिस। ये वो दिन है जिस दिन जस्टिस पैदा हुआ, असली जस्टिस पैदा हुआ, बिल्कुल तुम्हारे उस घटिया फेथ से बहुत ज्यादा दूर जो कि सच भी नहीं है। आज के दिन की शुरुआत को मार्क कर लो क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन नए दौर की शुरुआत होगी। और हमें दिखाया जाता है साइमन के बहुत बड़ी और खतरनाक सी गोलम आर्मी को। साइमन जो कि अपनी डीमन आर्मी की सब बिल्कुल तैयार कर रहा था, उसकी डीमन आर्मी जैसे ही उन सोल्जर्स के ऊपर हमला करती है तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल निकलती है और सोल्जर्स को बड़ी आसानी से मारती जा रही थी, जिसे देखकर हीरो के सौदे डर जाते और कहने लगते हैं ये तो बहुत बड़े गोलम्स है, अगर हम इनका सामना कैसे करेंगे। तब उसके साथ खड़े एक साथी उससे कहता है कि तुम्हें लड़ना ही होगा, अगर हम लोग ऐसे ही वापस गए तो हमारा कोई फ्यूचर नहीं, वो हमें मार देंगे, या तो ये डीमन किंग के हाथों मर जाए और इसकी मौत मरे, नहीं तो हमारा किंगडम हमें नहीं छोड़ेगा और हमारा कोई फ्यूचर भी नहीं होगा। लोग हमें कहेंगे कि हम डर कर वापस आ गए। साइमन उनकी ये हालत देखकर उन्हें बेवकूफ कहता है और उनसे कहता है कि तुम सब लोग कुछ भी नहीं हो, सिर्फ कचरे हो। तुम लोग के पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सोशल स्टेटस है जिसके ऊपर तुम लोग इतना भुगतते हो, और अगर वो तुम्हारे पास नहीं तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि एक असली ताकत के सामने खड़े हो सको। अब ये सब कुछ खत्म हो चुका है। तुम सब के पास जो कुछ था वो सब कुछ आज तुम्हारा खत्म हो चुका है। मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी हीरो डीमन किंग साइमन का नाम होता है, उसे कहता है डीमन किंग साइमन तुम बिल्कुल भी माफी के काबिल नहीं हो। आज मैं तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर दूंगा और तुम्हारे सारे के सारे बुरे कामों को भी खत्म कर दूंगा। वो अपनी एक ही स्ट्राइक में साइमन के एक गोलम को मार देता है। ये देखकर तो साइमन भी हैरान हो जाता है और कहने लगता है इसने सिर्फ एक ही हमले में मेरे एक गोलम का हाथ ही काट डाला और उसे पूरा का पूरा खत्म ही कर दिया। अच्छा, अब मैं समझा कि मैं लिविया किंगडम के ऊपर कब्जा क्यों नहीं कर सकता, चाहे मैं कितने ही गोलम क्यों न भेज दूं। उसकी मेन वजह तुम हो, तुम हीरो। यहाँ पर हीरो और साइमन दोनों दूसरे की तरफ देखते हैं और दोनों के दरमियान जंग शुरू हो जाती है। यहाँ पर साइमन हीरो से कहता है कि तुम आज यहाँ पर मरोगे। दोनों आर्मी के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है और बाद में हमें दिखाया जाता है कि हर तरफ लाशें बिछ चुकी थी, खून की और तलवारें आसपास टूटी पड़ी थी और हीरो भी बहुत ज्यादा थक चुका था और साइमन भी अपने एक गोलम के साथ बच गया था। हीरो जो कि अब बहुत ज्यादा थक चुका था लेकिन अब भी कह रहा था कि चलो अब इस सब को खत्म करते हैं। बाद में दिखाया जाता है कि साइमन का आखिरी गोलम भी खत्म हो चुका था जिसे हीरो ने हिरा दिया था और वो कह रहा था डीमन किंग साइमन आज तुम्हारा अंत था। साइमन हीरो से आ चुका था और अपने घुटनों के बाद सामने बैठा था। हीरो अब तलवार उठाकर साइमन को खत्म करने ही वाला था लेकिन साइमन हीरो को बुलाता है और उसे कहता है कि तुम नहीं जानता ये पूरी दुनिया पूरी की पूरी खराब हो चुकी है। मैं हर चीज को खत्म करके एक नए सिरे से बनाता लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया, तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। इसलिए मैं डीमन किंग साइमन तुम्हें कर्ज करता हूँ हीरो। आज की बात तुम्हारी सारी की सारी ब्लड लाइन पूरी तरह से कर्ज होती है। वो पूरी की पूरी अपनी जिंदगी सफरिंग में गुजारेंगे, उन्हें कभी खुशी नसीब नहीं होगी और बहुत जल्दी उनकी मौत हो जाएगी। ये है मेरा काज। उसके इस अल्फाजों के साथ ही डीमन किंग साइमन का सर हीरो काट देता और इस तरह से साइमन की कहानी खत्म हो जाती है। कहते हैं जब इंसान मौत के करीब होता है या मर रहा होता है तब उसे अपनी जिंदगी की पुरानी यादें आती हैं। इसी तरह साइमन को भी अपनी और कैटरीना के साथ की पुरानी यादें आने लगती हैं। उसकी पुरानी यादों में हमें दिखाया जाता है कैटरीना साइमन से कह रही थी कि साइमन जब तुम मेरे साथ इस हेल्दी पोजीशन में और इतने अच्छे खड़े होते हो तब ये वो वक्त होता है जब मैं बहुत ज्यादा खुश होती हूँ। साथ ही मैं कैटरीना साइमन को किस कर रही थी और उससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन तभी कोई अचानक से अपनी आंखें खोलता है और उठते हुए कहने लगता है कि आखिर मैं यहाँ पर कैसा है, क्या ये सब कुछ एक सपना था? मेरी गर्दन तो अभी भी मेरे दाढ़ पर है, इसका मतलब है कि ये सब कुछ एक सपना था? नहीं, मुझे याद है कि मैं बहुत ज्यादा जख्मी था, मेरी गर्दन कट चुकी थी लेकिन मुझे थोड़ा अजीब महसूस हो रहा है। मेरे ऊपर कोई जख्म क्यों नहीं, आखिर क्या हुआ और मैं आखिर कहाँ पर हूँ? ऐसी जगह तो मैंने पहले कभी नहीं देखी, ना ही ऐसा कमरा। मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ? हालांकि ब्लैक मैजिक भी किसी को वापस जिंदगी में नहीं ला सकता। अगर ऐसा होता तो मैं कैटरीना को कब का वापस ला चुका होता। तो आखिर मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ? लेकिन तभी वो कोई सामने देखता और चौंकते हुए कहता, हाँ आखिर इस कमीने की तस्वीर यहाँ पर क्या कर रही है? ये तो हीरो लकैन है जिसने मुझे मारा था। आखिर इस कमीने की तस्वीर आखिर यहाँ पर कर क्या रही है? लेकिन तभी उसके कमरे में कोई आता और कहता, यंग लॉर्ड क्या आप ठीक है? फिर वो बंदा उससे देख बहुत ज्यादा भावुक हो जाता और कहने लगता है, आखिरकार आप उठ गए, खुदा का बहुत ज्यादा शुक्र है।
शुक्र है, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। आप 2 हफ्तों से कुआं में थे, आप अभी तक नहीं उठे थे, आप उठ गए, ये तो बहुत अच्छी बात है। यंग लॉर्ड ये सुनकर कहना से कहने लगता है, यंग लॉर्ड रुको, ये यंग लॉर्ड और तुम कौन हो, जरा मुझे बताओ। ये सुनकर वो आदमी बहुत ज्यादा हैरान जाता है, उसे कहने लगता है, यंग लॉर्ड क्या आप मुझे नहीं पहचानते? ओ मैं समझ सकता हूँ, उस हादसे की वजह से आपकी मेमोरी भी डैमेज हो गई होगी। ठीक है, मैं आपको सबको शुरू से बताने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं आपको शुरू से सब कुछ बताऊंगा तो आप अपने आप ही बाकी सब कुछ समझ जाएंगे और आपकी मेमोरी वापस आ जाएगी। फिर वो आदमी उसे बताना शुरू करता है कि आप लकैन फैमिली जो कि बर्ग एम्पायर की है उसके वंशज हैं, आप इस पैलेस के बहुत जल्द ओनर भी बनने वाले हैं, और दूसरे अल्फाजों में आप लकैन हीरो के डिसेंडेंट भी हैं, यानी उसके वंशज। आपका नाम है ल्यूक डी लकैन। ये सुनकर दो बंदे बहुत ज्यादा हैरान जाते और कहने लगते, क्या मैं उस हीरो का वंशज? साथ ही में उसे ये भी बताता है कि हीरो लकैन को मरे 5 साल हो गए और आप उसके कुल 5 सालों के बाद जितने भी वंशज बनते हैं उनमें से हैं, यानी कि एक नंबरिंग होती होगी ना वंशजों की, तो उनमें से कोई एक है ये सुनकर वो बहुत हैरान जाता, कहने लगता है, क्या मैं उसके वंशजों में से हूँ और उसको मेरे 5 साल हो गए? ये सुनकर सईमन समझ जाता है कि वो 5 साल बाद रिइनकार्नेटेड हुआ है हीरो के डिसेंडेंट में। ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और एक आदमी भी कोई देखकर आ जाता है, क्योंकि वो आगे की तरफ भागते हुए जा रहा था दरवाजे की तरफ, और वो आदमी उसे पीछे बुला रहा था कि माय लॉर्ड अब ऐसे भागते हुए नहीं जा सकते, वो भी इस हालत में, आप तब भी ठीक हुए हैं। लेकिन वो तो अलग ही परेशानी में था, कह रहा था, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये सब तो बिल्कुल बकवास है, तुम चाहते हो कि मैं सब पे भरोसा करूं इस सब बकवास चीजों पे? क्या मैं तुम्हें कोई बेवकूफ दिखता हूँ? ये तो कोई सेंस ही नहीं बनाता। बाद में दरवाजे के हैंडल को पकड़ता है और खोलता है और चिल्ला कर कहता है कि ये सब कुछ भी सेंस नहीं बनाता, सब बकवास है। लेकिन तब भी वो कोई देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है, आखिर ये क्या चीज है? असल में उसने अपने सामने एक बहुत बड़ा जायंट गोलम जैसा कुछ देख लिया था, जिसे देखकर वो कहता है कि ऐसी चीज एग्जिस्ट भी करती है, ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ी और बहुत ज्यादा खतरनाक लगती है। इसे देखकर मैं बता सकता हूँ कि वो आदमी जो भी अंदर कह रहा था वो सब कुछ सच था, और मैं इसे ये भी देखकर बता सकता हूँ कि वह 5 साल आगे आ गया, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसा ताकतवर गोलम जो कि गोलम मैजिक से भी नहीं बन सकता, ये बिल्कुल अलग है जो मेरे पास थे। ये तो बिल्कुल 5 साल आगे की टेक्नोलॉजी ही है। ये एक ऐसा मैजिक है जिसे मैं सिर्फ इमेजिन यानी सोच सकता हूँ, कर नहीं सकता, लेकिन ऐसा मैजिक बिल्कुल मेरे सामने खड़ा है। ये सब उस गोलम को देखकर कह रहा था। साइमन के पीछे वो बंदा भी आया था जिसे साइमन उससे उसका नाम पूछा है, तब वो उसे अपना नाम हांस बताता है जो कि उसका पर्सनल सर्वेंट था। तब साइमन उससे पूछता है, मैं जिस चीज की तरफ देख रहा हूँ तब वो क्या है? तब ये सुनकर हान उसे बताता है, ये एक जाइगेंट है, ये एक ह्यूमनॉइड वेपन है जो कि इंसानों ने बनाया है। तब ये सुनकर साइमन उसे पूछता है, अच्छा तो ये एक ह्यूमनॉइड वेपन है, क्या ये मैजिक की मदद से बना है? तब ये सुनकर हान उसे बताता है, तुम आधे ठीक हो लॉर्ड, ये एक जाइगेंट है जिसे मैजिक और साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से मिलकर बनाया जाता है। हालांकि जो गोलम मैजिक है उसमें जो बंदा होता है वो दूर से बैठकर गोलम को कंट्रोल करता है, लेकिन जाइगेंट का केस अलग है। इसमें बंदे को इसके अंदर बैठकर एक पायलट की तरह इसे ऑपरेट करना पड़ता है, यानी कि इसके अंदर एक पायलट बैठा होता है जो कि इस पूरे के पूरे जाइगेंट को चलाता है। ये सम का साइमन जो कि अब डी लकैन है वो वहां से कहता है, मतलब बंदा उसके अंदर जाता है। तब ये सम कहाँ कहता है, हाँ बिल्कुल ठीक। फिर साइमन इसके बारे में और भी ज्यादा सोचने लगता है, अब मैं इसको डी लकैन बोलूंगा, साइमन नहीं बोलूंगा। फिर डी लकैन इसके बारे में और सोचने लगता है और कहने लगता है कि इसके लिए तो बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी चाहती होगी, अगर किसी को उसके अंदर पायलट बिठाकर अंदर बैठाना है और उसको अंदर से ऑपरेट करना है तो इसके लिए बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी लगती होगी। अगर जो हान जो मुझे बता रहा है वो सब सच है तो आजकल का ये बहुत ज्यादा ताकतवर वेपन होता होगा। इसके अंदर बंदे को बैठना पड़ता है और बंदा अंदर से ही सब कुछ ऑपरेट कर सकता है और उन चीजों के खिलाफ बड़े अच्छे से हरकत कर सकता है जो भी उसके आसपास हो रही है। एक तरह से बैटल में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने के लिए बेस्ट वेपन है। हालांकि गोलम्स को हमें दूर से ऑपरेट करना पड़ता है, ये तो बड़ी मस्त चीज है। ये उन सभी प्रॉब्लम्स को खत्म कर रहा है जो मुझे गोलम्स के साथ फेस करनी पड़ती थी। सच में ये 5 साल आगे की टेक्नोलॉजी। हाँ, उसको देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था क्योंकि वो कर क्या रहा था, कब से चुप ही खड़ा था। बाद में जो लकैन था, डी लकैन, वो अंदर ही जान लगता है, पीछे से आन से बुला रहा था माय लॉर्ड। लेकिन तब भी साइमन सोचने लगता है, लेकिन अगर ये सब की इंसाइट में एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब 5 साल गुजर चुके हैं, तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? आखिर क्यों आखिर मैं 5 साल बाद अपने ही दुश्मन के डिसेंडेंट के तौर पर रिइनकार्नेट हुआ? आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? बाद में हमें हान की एक चिल्लाती हुई आवाज सुनाई जा रही थी जो कि कह रहा था माय लॉर्ड। बाद में दिखाया जाता है जो कि था लकैन, यानी कि जो असल में साइमन था, वो गम के मारे बोतल में बोतल घटकी जा रहा था और जो था हान उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। उसे कह रहा था कि आप शांत हो जाए, आपको इतना खुद को पुश करने की जरूरत नहीं है। साइमन जो कि अब उसकी बात से परेशान हो गया था, वो उसे कह रहा था कि तुमने कहा मैं लकैन का डिसेंडेंट हूँ, अगर जो मैं हीरो लकैन का डिसेंडेंट हूँ तब तो मुझे और भी ज्यादा तंदुरुस्त होना चाहिए, तुम्हें इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन तब भी
लकैन को कुछ महसूस होता है और वो कहा वो जमीन के ऊपर कोलैप्स कर जाता है यानी गिर जाता है और जो था हान वो से चढ़ा तो कहने लगता है माय लॉर्ड क्या आप ठीक है। लकैन को बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होने लगती है। कहने लगता है कि ये क्या हो गया। तभी ये सुनकर वो जो हान होता है उसे कहने लगता है कि मेरे लॉर्ड मैंने आपको कहा था कि आप अपना इतना पुश मत करें, आपको उस कस के लिए सावधान रहना चाहिए। तब ये सुनकर लकैन उसे कहता है क्या कस। तब हान उसकी बात सुनकर मेहमान में क्या लगता मुझे लगा तो था कि ये सब कुछ भूल चुके हैं लेकिन ये नहीं लगा था कि ये उस कर्ज के बारे में भी भूल जाएंगे। लकैन हान से कहने लगता है कि तुम मुझे सबको ये बताओ इस कर्ज के बारे में। तब ये सुनकर हान कहता है कि आखिर मैं कहां शुरू करूं। हाँ, डीमन किंग और हीरो की लड़ाई हुई तो उसमें हीरो ने डीमन किंग को हरा दिया। वो यहाँ से बताना शुरू करता है लेकिन ये लकैन था उसे कहा जाता है सीधा सीधा पॉइंट पर आओ। तब ये सुनकर हान से बताने लगता है हाँ ठीक है मैं आपको सीधा पॉइंट से ही बताता हूँ। जब हीरो ने डीमन किंग को हरा दिया तब डीमन किंग ने उसे मरते वक्त कस दे दिया जिसकी वजह से उसकी सारी ब्लड लाइन कस हो गई। हालांकि हीरो को उसके काम की वजह से बहुत ज्यादा सम्मानित किया गया लेकिन कस की वजह से वो बहुत जल्दी ही मर गई। ये सुनकर जो डी लकैन होता है जो कि असल में साइमन था उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस ऐसे चुपचाप आके बैठकर उसकी बातें सुन रहा होता है। आन की सारी बात सुनकर लकैन कहता है अच्छा वो कर्ज वो तो मैंने ही दिया। तो बाद में वो वक्त याद करने लगता है जब वो डीमन किंग था और उसने हीरो को कर्ज दिया था कि तुम्हारी सारी की सारी पीढ़ियां कास्ट होती हैं, मैं उन्हें कर्ज देता हूँ। और ये सब याद करते हुए कैटरीना का नाम ले रहा था क्योंकि उसने ये सब कुछ कैटरीना के लिए किया था। साथ में उसने ये भी कहा था कि उसकी पूरी की पूरी पीढ़ियां अपनी पूरी जिंदगी सफर करेंगे और मर जाएंगी। ये सब याद कर तो जो अभी का डी लकैन था वो तो बिल्कुल डर जाता और कहने लगता है रुको जरा, अगर ये जो सब कुछ कह रहा है उसके बारे में लिखा है मैंने तो वो सब कुछ अरे यार मारे गए क्योंकि जो कुछ मैंने उस वक्त तो उस हीरो को कहा था अब ऐसा हो रहा है कि मैं उस चीज का शिकार खुद हो चुका हूँ। यानी कि उसने कर्ज तो हीरो को दिया था लेकिन अब वो घूम फिर कर इसी के ऊपर आ गया क्योंकि ये उसी के एक डिसेंडेंट के तौर पर रीइंकार्नेट हो गया। बाद में 500 साल पहले की कहानी बताई जाती है कि 500 साल पहले एक बहुत बड़ा डिजास्टर एक डीमन किंग आया था जो कि बहुत सारे गोलम्स को स्पॉट कर सकता था जो कि आर्मी से भी बहुत ताकतवर थे। वो अपने एक हाथ के इशारे से हजारों लोगों को मार चुका था। उसकी कह से बचना नामुमकिन था और देखकर ऐसा लग रहा था कि बस अब दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन तब भी एक बहुत ही महान योद्धा आया जिसका नाम लकैन था। उसने डीमन किंग को हराया और उस दुनिया में शांति स्थापित की। लेकिन डीमन किंग ने मरने से पहले उस हीरो के ऊपर एक कष्ट डाल दिया जिसकी वजह से वो हीरो और उसकी सारी की सारी ब्लड लाइन अपनी जवान उम्र में ही तड़प कर मर जाती। और इसी की वजह से हीरो लकैन की फैमिली कमजोर होती गई और आखिर में बहुत ही ज्यादा कमजोर बच चुकी है और डी लकैन उनकी फैमिली का आखिरी वंशज है। उस कर्ज की वजह से बहुत सारे लकैन्स की जान चली गई। ये सब डी लकैन पढ़ रहा था। बाद में किताब को बंद कर दे हुए कहता अच्छा तो इन लोगों ने जिस तरह चाहा उस तरह कहानी को लिख दिया। सच में ये लोग तो बहुत ज्यादा घटिया है। मैंने आखिरकार कोई फर्स्ट प्लेस का कस तो नहीं कास्ट किया था। अगर मैं फर्स्ट प्लेस का कस कास्ट करता तब भी वो इतने दिन तक नहीं रहता। क्या ये लोग सच में ऐसे समझते कि 500 साल तक वो कस चलता आ रहा है। खैर मुझे लगता है कि ये सारी की सारी गलती मेरी है क्योंकि मैं हार चुका था। यार अब कर भी क्या सकते हैं लेकिन मैं आकर अपने ही जाने दुश्मन के यहाँ पर क्यों रिबॉर्न हुआ। यार अगर देखा जाए तो मैं ही हूँ जो बहुत बुरी तरह से कर्ज हुआ हूँ। असल में ये ठीक भी कह रहा है क्योंकि एक तो ये अपने दुश्मन के ही फैमिली में रिबॉर्न हो गया, दूसरा इसको अपने ही कर्ज का मतलब चकना पड़ा और तीसरा अब ये 500 साल आगे आ चुका है जिसका से कुछ पता नहीं है। लेकिन बाद में वो कहने लगता है ठीक है अब ये मेरे लिए सेकंड चांस है कि मैं दोबारा जिंदा हुआ हूँ। अब मैं अपने गोल को दोबारा से जा सकता हूँ यानी उसको दोबारा से हासिल कर सकता हूँ इस दुनिया को बदलने का गोल और इस तरह ही मैं कैटरीना को फेस कर पाऊंगा। आखिरकार ये घटिया दुनिया जो कि अब खराब हो चुकी है 500 साल तक रही। अब तो मैं सोच भी नहीं सकता कि ये कितनी ज्यादा करप्ट हो गई होगी। पहले तो बहुत ज्यादा करप्ट थी अब तो उससे ज्यादा करप्ट हो गई होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने भी साल गुजर चुके हैं, मेरे फॉलोअर्स तो अभी भी नहीं पूरी तरह से खत्म हुए होंगे। अभी मुझे इस दुनिया के बारे में और ज्यादा जानना है। अगर मैं अपने फॉलोअर्स के साथ मिल जाता हूँ तो मैं इस बार इस दुनिया को बदल पाऊंगा। बाद में मैं बहुत वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है सुबह हो चुकी थी। बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद भी डी लकैन को अपने और अपने फॉलोअर्स के बारे में कुछ पता नहीं लगता। ये सब देखकर वो उदास होकर दारू पीने लगता है और कहने लगता है कि मेरे फॉलोअर्स से छोड़ो मेरे बारे में भी किसी को कुछ भी नहीं पता। 500 साल गुजर चुके हैं लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा है क्योंकि मेरे बारे में एक ट्रेस भी नहीं है। मेरी एग्जिस्टेंस को सब लोग से भूल ही चुके हैं। उसके ऊपर ना इस बॉडी के पास स्टेमिना है और ना ही माना, बहुत ज्यादा कमजोर है ये बॉडी। आखिर मैं इसके साथ क्या करूं। तब भी उसका पैर फिसलता है, वो जमीन के ऊपर गिर जाता है और वो उदास होते हुए कहने लगता है आखिर मैं अब क्या करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बाद में उदास होते हुए कैटरीना को भी याद करता है और कहने लगता है कैटरीना क्या सच है मैं इस लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता। क्या मैं सच में इस लाइफ में हार चुका हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हासिल होगा इसमें। बाद में वो ये कहने लगता है कि मैं तो बस इतना चाहता था कि मैं इस दुनिया को बदल दूं, एक ऐसी दुनिया बना दूं जहां पर सब लोग इक्वल यानी बराबर और अच्छे से रह सके, मिलजुल कर रह सके। लेकिन लगता नहीं मैं इस लाइफ में भी ये कर पाऊंगा।
लेकिन तब भी लकैन को कोई बात से चिल्ला कर यंग मास्टर कहकर बुलाने लगता है। ये आवाज बाहर से आ रही थी। ये सुनकर लकैन कहता है आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। बाद में वो जब बाहर जाकर देखता है और कहने लगता है कितना शोर कौन मचा रहे हैं। हमें दिखाया जाता है कोई कह रहा था कि हम लोग आकर कितना इंतजार करें, हम मर्चे सब और ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे, हम एक कदम भी पीछे नहीं लेंगे जब तक हम लोग यंग मास्टर के साथ बात नहीं कर लेते। असल में ये डैरन था जो कि मस्जिद एसोसिएशन से था। इसका असल में यंग मास्टर यानी कि जो लकैन फैमिली उसके ऊपर कास्ट था, इसने लकैन फैमिली को कास्ट दिया था। इसे देखकर जो लकैन था वो खुश हो रहा था और कह रहा था कि अच्छा मैं कर्जे में हूँ। लकैन तुम कमीने, तुम्हारे डिसेंडेंट्स ने तो तुम्हारा नाम मिट्टी में मिला लिया, मेरे लिए मुश्किलें बढ़ा दी। कुल 30,000 रुपए इस मर्चेंट के लकैन फैमिली ने देने थे और वो उनसे कहता है कि जब तक मैं यंग लॉर्ड से मिल नहीं जाता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा अपने 30,000 रुपए लेने के बाद। लेकिन जो हान था उसे कहने लगता है कि यंग लॉर्ड अभी भी ठीक है, उन्हें आराम की जरूरत है, वो भी तुमसे नहीं मिल सकते। लेकिन वो उनसे कहता है कि नहीं मैं मिलकर ही जाऊंगा। तब ये सुनकर वो सारे के सारे चुप हो जाते हैं। लेकिन बाद उनसे कहता है तुम लोग के रिएक्शन को देखकर मैं तुम लोगों को एक ऑफर दे सकता हूँ, कैसा रहेगा? अपने पीछे घर के पीछे खड़ा वो बड़ा सा जाइगेंट मुझे दे दो। लेकिन ये सुनकर नाइट कमांडर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है नहीं वो तो मैं कभी नहीं दूंगा, हमारे पास सिर्फ 3 ही जाइगेंट है, अगर उनमें से एक हम तुम्हें दे देते हैं तो हमारा डिफेंस बहुत ज्यादा कमजोर बन जाएगा, हम तुम्हें ये नहीं देने वाले, अगर तुम लोग उसे ये दोगे तो मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। इसका नाम रॉजर था जो कि नाइट कमांडर था और बाद में बहुत बड़ा हंगामा शुरू कर देता है। फिर बाद में एक अकाउंटेंट बोलता है लकैन फैमिली का जिसका नाम था डिक्सन। वो कहने लगता है कि क्यों ना हम थोड़ी दिनों के लिए टैक्सेस बढ़ा दें, लेकिन इसके लिए हाँ मना कर देता है और कहने लगता है अगर हम लोगों ने टैक्सेस बढ़ा दी जितनी अमाउंट हमारे पास रहती है वो सब के साथ छोड़कर चली जाएगी। तब एक आखिरी ऑप्शन ही बचता है, वो था कि सीधा सीधा जाकर उनके हवाले कर दे। लेकिन अब नाइट कमांडर इसके लिए बिल्कुल नहीं मान रहा। तब बाद में इन सब बातों को लेकर उन तीनों के दरमियान झगड़ा शुरू हो जाता है और ऊपर से खड़ा ये सब दी लकैन देखकर आंसरात और कह रहा था कि क्या जबरदस्त हाउस होल्ड है, कसम से लकैन अगर यहाँ पर होता तो ये सब कोई देख रहा होता तो मुझे बड़ा मजा आता, उसे भी ये सब कोई देखना चाहिए था। लकैन के मीने देखो तुम्हारी फैमिली का क्या हाल हो रहा है, ये होना चाहिए तुम्हारे साथ। तभी वो मर्चेंट उन तीनों को रुकने के लिए कहता है कि लगता है आप लोग मुझे अपना जैगेट नहीं देना चाहते, चलो ठीक है मेरे पास कब ये खाद है। बाद में जैगेट की तरफ इशारा करते हुए कहता है आप मुझे जैगेट के बदले में वो दे दें। तब ये सुनकर कमांडर भी के पहले ही जैगेट नहीं देना चाहता तो बहुत ज्यादा भड़क गया। क्या लगता है तुमसे मैंने कहा ना कि तुम्हें जैगेट नहीं मिलेगा। तब ये सुनकर वो मर्चेंट कहता लगता है तुम्हें गलतफहमी हो गई, मैं जैगेट की बात नहीं कर रहा, मैं उसके पीछे खड़े मैजिक टावर की बात कर रहा हूँ, मुझे वो चाहिए। जब उन तीनों को पता चलता है कि ये मैजिक टावर के बारे में बात कर रहा है तब वो लोग भी सोचने लगते हैं कि ये मैजिक टावर जैगेट के बदले में तो बहुत अच्छा सौदा है। और वो अकाउंटेंट भी कहने लगता है कि हमने इसे अलग एक टूरिस्ट स्पॉट बनाया था लेकिन इससे कोई खास इनकम नहीं हुई, बिल्कुल बकवास इनकम हुई, जिसका कोई फायदा भी नहीं था, बिल्कुल बेकार थी वो इनकम। जब लकैन भी उस तरफ देखता है तब वो देखकर कहता है कि लकैन तुम कमीने, ये तो मेरा मैजिक टावर है, ये तुम्हारे पास क्या कर रहा हो, तुमने इसी के सामने अपना मैनोर बनाया जहाँ पर तुमने मुझे हिराया और हमें दिखाया जाता है उसके बहुत बड़े मैजिक टावर का जो आज तक कायम था, किसी ने उसे छेड़ा तक नहीं था। बाद में 500 साल पहले इस मैजिक टावर जो कि डीमन किंग का भी टावर है उसकी स्टोरी बताई जाती है कि जो साइमन था वो अपने इसी मैजिक टावर से बहुत ज्यादा दूर कैटरीना के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वो घर माना के बहुत ज्यादा बुरा था, उसकी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन वो उन दोनों का घर था जहाँ पर वो खुशी खुशी रहना चाहते थे और अपनी जिंदगी बिताना चाहते थे। मर्चेंट उसी जगह को रहना चाहता था जिसे सुनकर जो लकैन था उसे बड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस जगह के ऊपर हाथ डालने की। वो जो मर्चेंट था वो उन तीनों को मनाने लगता है कि अब लोग ये जमीन मुझे दे दे, से आप लोगों को बड़ा फायदा होगा, मुझे बड़ा फायदा होगा, वैसे भी ये किसी काम के नहीं है। तो अब वो अकाउंटेंट जो था वो तो मान ही गया था और साइन करने को भी कह रहा था, लेकिन तभी उन तीनों को बहुत ही खतरनाक सा प्रेशर फील होता है क्योंकि पीछे से जो लकैन था वो गुस्से में आ रहा था, जिसे देखकर तीनों परेशान हो जाते हैं। लेकिन लकैन उन्हें कहता है कि मेरे सामने से हट जाओ। तब वो पीछे सीधा उस मर्चेंट के पास पहुंच जाता है और मर्चेंट भी उसे देखकर खुश हो गया था, उसे कहने लगा था अरे आप निकल आए बाहर, मुझे आपसे बहुत ज्यादा काम था, आपको बस मुझे ये टावर देना है, इसके बाद मैं आपके सारे के सारे कर्जे माफ कर दूंगा, आपको बस एक सिग्नेचर करना है। लेकिन ये सुनकर जो लकैन था वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उसे कहने लगता है क्या सिर्फ बातें हैं जो तुम कर सकते हो। ये सुनकर तो वो भी हैरान हो जाता है। बाद में लकैन गुस्से से उसे कहता है कि क्या तुम जानते हो क्या आखिर वो जगह है क्या, तुम्हारी हिम्मत कैसी है उस जगह के ऊपर कंट्रोल पाने की। ये सुनकर तो वो मर्चेंट उसके पीछे खड़े दोनों गार्ड दोनों के दोनों डर जाता है। मर्चेंट डर कर अपने मन में सोचने लगता है ये तो बिल्कुल वैसा नहीं जैसा मैंने सुना था, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत गुस्से वाला है।
जैसे वो मर्चेंट को खिलाने की कोशिश करता है तभी डी लकैन उसे रोक देता है। उसे कहने लगता है मैं जानता हूँ तुम उस जगह को क्यों खरीदना चाहते हो, वो जगह हमारे लैंड का मेन सेंटर है और वहाँ पर तुम टूरिस्ट स्पॉट बनाने की जगह अपने बंदे वहाँ पर लाना चाहते हो ताकि तुम इस पूरी की पूरी जगह पर कब्जा कर सको। तब ये सुनकर वो मर्चेंट बहुत घबरा जाता है, क्या लगता है आप तो बहुत ज्यादा ही बोल रहे हैं। तब ये सुनकर उसे कहने लगता है आखिर तुम्हारी कैपेबिलिटी क्या है, तुम मुझसे वो बड़ी सी जगह मांगने की ख्वाहिश करो, हालांकि तुम तो सिर्फ एक सेकंड हैंड वेपन भी नहीं बेच सकते। उसकी बात सुनकर तो पीछे करे साइमन के दोनों साइमन भी को चुप हो जाते हैं। बाद में उसकी तरफ उंगली करते हुए कहता है मुझे तुम जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो बाहर से खुद को अच्छा दिखाते हैं लेकिन अंदर से वो किसी भेड़िए से भी ज्यादा खतरनाक है। वो मर्चेंट जो के लकैन की बातों को सुनकर डर चुका था लेकिन फिर भी वो अपना पोस्चर कायम रखते हुए और खुद को ना डराने वाली शक्ल बनाते हुए कहता है कि तुम आखिर होते कौन हो मुझसे ये सब कुछ कहने वाले, मैं तुम लोगों को डेप दिया यानी मैं तुम लोगों को कर्जा दिया ताकि तुम लोग अपनी फैमिली को रेस कर को लेकर अब देखो तुम लोग मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो, मैं सिर्फ यहाँ पर अपना कर्जा मांगने आया था और मुझे उसी से मतलब है। अगर तुम लोग कब मेरा कर्जा दोगे आप सीधी बात वो करो, मेरा कर्जा दो वरना अपना वो डीमन टावर मेरे हवाले कर दो। अब मैं तुम लोग के ऊपर कोई रहम नहीं करूंगा, हमारी कंपनी अब तुम सबको और ज्यादा नहीं झेल सकती, खासकर तुम्हारे से एटीट्यूड को। तब ये सुनकर संजू से कहने लगता है किसने कहा कि मैं अपना कर्जा नहीं उतारूंगा, 15 दिनों में नहीं 10 दिन करो, 10 दिनों में तुम्हारा कर्जा सारा का सारा उतार दूंगा, याद रखना ये बात। और अब मेरी आंखों के सामने से दफा हो जाओ। उसके इतने टेस्ट और गुस्से से जो से उसके निकल रहा था उसको देखकर वो मर्चेंट भी बहुत डर जाता, उसके साथ खड़े सौदे भी उसके एक सौदे को तो हिचकी तक लग गया थी डर के मारे। जिसे देखकर वो मर्चेंट वहां से जाने लगता है लेकिन जल्दी जाते हुए भौंक रहा था और कह रहा था तुम अपने लफ्जों पर कायम रहना, मेरा कर्जा उतारना। और जब उसे जाते हुए जो लकैन था वो देख रहा था, कह रहा था ऐसे कमीने हर रोज मिल जाते हैं मुझे। लेकिन तभी जो नाइट कमांडर था वो पीछे से यंग लॉर्ड को बुलाता है यानी लकैन को, उसे कहने लगता है मैं सोच भी नहीं सकता था क्या आप ऐसे लफ्ज भी कहेंगे। तभी उसने कहता है क्या, तब वो सब लोग इज्जत से उसके सामने खड़े जाते हैं, रिस्पेक्ट देते हुए कहते हैं कि हम जो हाउसहोल्ड के वचन आपके अल्फाज सुनकर बहुत ज्यादा मुतासिर हुए, हम आपके अल्फाज सुनकर बहुत ज्यादा खुश हैं, हम बहुत खुश हैं कि आपने इतना सब कुछ सीखा, आप उनके प्लान्स को बहुत दूर तक पहचान पा रहे थे, सच में आप तो बहुत समझदार है। तब ये सुनकर कहने लगते क्या ये लोग आखिर क्या बकवास कर रहे हैं, मैं अपनी एंसेस्टर की अकम्पलिशमेंट को पूरा कर रहा हूँ और मैं बहुत ज्यादा इंसाइटफुल हूँ, ये क्या बकवास है, मुझे तो उस एंसेस्टर से नफरत है। साथ ही आगे कहने लगता है आप हमारे हाउस होल्ड की शान है, आप बहुत ही ज्यादा अजीम है, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। मैंने देखा था जब आप उस मर्चेंट को ना कुछ न चबा रहे थे, उसको कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। साथ में जब आप ये सब कुछ कह रहे थे तब मुझे आपके अंदर लकैन फैमिली के पुराने एंसेस्टर की झलक दिखी थी, आप सच में बिल्कुल उन्हीं की तरह लग रहे थे। तब ये सब सुनकर लकैन कहने लगता है रुको जरा, ये क्या बकवास कर रहा है, ये सब कमीने, ये लोग मुझे क्या दोबारा से डीमन किंग में बदलना चाहते हैं। लेकिन तभी हान आता है लकैन के पास से, कहने लगता है क्या मैं उसे पूछ सकता हूँ अब कैसे कर्जे देंगे। तब ये सुनकर लकैन से कहता है आखिर कितने पैसे तेरे पास कर, आखिर कितना होता है। तब ये सुनकर हान उसे बताने लगता है ये बहुत ज्यादा होता है, इससे आप एक यूनिट खरीद सकते हैं वॉरियर क्लास जाइगेंट की। तब ये सुनकर वो भी थोड़ा सा परेशान जाता। बाद में उसे हान और भी बताता है कि अभी हमारे पास इतनी भी औकात नहीं है कि हम लोग ना किसी से कर्जे ले सकते हैं, मर्चेंट से या बैंक से, हमारे पास इतनी भी औकात नहीं कि हमने पहले ही बहुत ज्यादा कर्जे ले रखे हैं। तब ये सुनकर जो लकैन है उसे कहता है ये सब तो बिल्कुल यूजलेस है, यानी बिल्कुल बकवास है, किसी काम का नहीं। अगर यही सब कुछ तुम सब लोग कर सकते हो तो ठीक है, साइड में खड़े हो जाओ, बाकी सब देखते रहो कि मैं कैसे इस सारे के सारे मामले को सुलझाता हूँ और कैसे सारा का सारा कर्जा अदा करता हूँ। लेकिन जब वो जाकर एसेट्स, फैसिलिटीज और खाना जाकर देखता है इस हाउसहोल्ड का, तब वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और साथ ही में ये भी देखता है कि इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे मसले हैं। तो बहुत ज्यादा परेशान जाता है और कहने लगता है क्या ये वो घराना नहीं है जिसने डीमन किंग को मारा था, तो यहाँ पर आखिर क्यों कुछ नहीं है, बताओ मुझे। हाँ क्या वो सब तुम लोगों ने चुरा लिया। तब ये सुनकर हाँ कहने लगता है नहीं, फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, हमने कुछ भी नहीं चुराया। तभी हान लकैन को जियोलॉजी चेक करने को कहता है और कहता है कि अगर आप अपनी एक फैमिली की जियोलॉजी को देखेंगे तब आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तब ये सुनकर लकैन उसे कहता है तुम्हें क्यों लगता है कि मैं ऐसी चीज देखूंगा। तब हान उसे बताने लगता है कि जब हीरो ने डीमन किंग कराया तब उसे बहुत सारी चीजें मिली लीवे किंगडम के किंग से। तब ये सुनकर जो लकैन था उसे कहने तो तब ये सुनकर जो हान था उसे आगे बताने लगता है, लेकिन तभी जो ड्यूक था लेविया किंगडम का उसने बगावत कर दी थी और जो था बिस्काउंट लकैन उसने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन चूंकि वो डीमन किंग के कर्ज से बहुत ज्यादा सफर कर रहा था तो वो बहुत ही बुरी तरह हार गया और जो ड्यूक था उसने उसे बहुत दूर यहाँ पर फेंक दिया बॉर्डर्स के पास और पूरी की पूरी लिविया किंगडम के ऊपर कब्जा कर लिया। और ये थी सारी सोच जिसकी वजह से अभी जो कोई भी था उनके पास, यानी वो टाइटल हीरो का और सब कोई जो भी उनके पास था वो सब का सब लिविया किंगडम के नए किंग यानी उस ड्यूक ने ले लिया।
लेकिन भी ये सब सुनकर समझ आता है कि हीरो अपनी मर्जी यहाँ पर नहीं आया था बल्कि ऐसे भेजा गया था, लेकिन तभी वहां से बुरी था। लेकिन हमारी फाइनेंशियल कंडीशन 5 साल से इतनी खराब गया, तब ये सुनकर हमसे बताने लगता है कि ये सब इसलिए क्योंकि आपके सारे एंसेस्टर कम बैक करना चाहते। तब ये सुनकर तो कहने से पूछते कैसा कम बैक। तब ये संघाव से बताने लगता है कि आपके एंसेस्टर अपना नाम अपनी इज्जत वापस पाना चाहते थे। आखिर वो जैसे भी हो, चाहे वो पैसे की वजह से हो, अथॉरिटीज की वजह से हो, या फिर हो किसी भी किस्म के खजाने की वजह से, वो बस अपनी इज्जत वापस पाना चाहते थे। उन लोगों ने बहुत ही मुश्किल से काम किया, यानी कि बगैर थके बगैर रुके उन लोगों ने काम किया और अपने खानदान की इज्जत को वापस हासिल करने की कोशिश की। उन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया। लकैन फैमिली के सारे एंसेस्टर ने जीत तोड़कर मेहनत की ताकि अपना नाम वापस कमा सके, लेकिन फिर भी वो सब ऐसा ना कर सके क्योंकि डीमन किंग के कर्ज की वजह से वो लोग अपनी अधेड़ उम्र में यानी कम उम्र में ही मारे जाते। इसलिए जो भी उन लोगों ने आज तक मेहनत की सब की सब रायगा चली गई, सबकी सब बेकार चली गई। इसकी वजह से आज तक कोई भी अपने हाउस होल्ड की इज्जत को वापस हासिल नहीं कर पाया और इसी वजह से हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। और आपको शायद याद ना हो, लेकिन करीब आधा महीना पहले आप एक जायगेंट इंसिडेंट यानी जायगेंट के साथ हुए हादसे की वजह से बहुत ही ज्यादा बीमार हो गए थे और 2 हफ्तों से बेहोश थे, क्योंकि आप भी अपने इज्जत को वापस हासिल करना चाहते थे अपने एंसेस्टर की। इसलिए आप बगैर रुके काम करते रहे और आप ये प्रूव करना चाहते थे, यानी ये साबित करना चाहते थे कि आपके अंदर हीरो की क्वालिटीज है और आप लकैन हाउस होल्ड से आते हैं। कि सारी बातें सुनने के बाद लकैन उठता है, खिड़की के पास जाने लगता है और कहने लगता है अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब अभी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, हमारी हालत कुछ भी करने लायक नहीं है। तब ये सुनकर आन उसे कहने लगता है हालांकि मैं फैमिली का बटलर हूँ लेकिन मैं आपसे माफी मांगता हूँ क्योंकि मैं भी कोई नहीं कर सकता। लेकिन तभी लकैन को बाहर कोई देखता है, लेकिन पीछे जो हान था वो अभी भी कह रहा था लेकिन मैं अपनी जान दे कभी कोई ऐसा रास्ता निकालूंगा जिससे हम लोग इस सिचुएशन से निकल जाएंगे। तब ये समझे लकैन था वो उसे कहने लगता तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छा तो हमें सिर्फ पैसा ही देने हैं ना वापस, तो मेरे पास एक रास्ता है उस तरीके को करने का। और ये सब कहते हुए बहुत ज्यादा ईवल समझ कर रहा था जिसकी हान को भी समझ में नहीं आती। हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग बहुत जोर से चिल्ला रहे थे और बहुत ज्यादा घबरा चुके थे क्योंकि हीरो लकैन का स्टैचू वहां से जा चुका था। सब लोग बहुत ज्यादा उदास थे और जो था हान वो पैगाम में कह रहा था कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि यंग लॉर्ड जो कह रहे हैं कि वो कर्जा उतारेंगे, मुझे कभी नहीं लगा था कि वो स्टैचू बेचकर कर्जा उतारेंगे, मुझे कभी नहीं लगा था कि वो स्टैचू को बेचकर कर्जा उतारेंगे। बाद में वो कहने लगता है कि आखिर यहाँ पर स्टैचू कहाँ गया, मैंने तो उसे कल तक यहीं पर देखा था, आखिर ये चला खा गया। लेकिन तभी वो कहने लगता नहीं अभी ये जरूरी नहीं, अभी यंग लॉर्ड जरूरी। लेकिन तभी एक दूसरे से सिपाही भागता हुआ था और कहने लगता है कि मिस्टर हांस आपके लिए ये पैगाम है, गौर से सुनिए। तब ये कहाँ से कह रहे थे नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी यंग लॉर्ड को ढूंढना इम्पोर्टेंट। तब ये सोजो ने कहता है कि मैंने सुना है कि यंग लॉर्ड जो है वो जब सिक्योरिटी अच्छी नहीं थी तब वो यहाँ से भाग गए। तब ये सुनकर हांस जमीन के ऊपर गिर जाते हैं और चिल्लाते हुए कहने लगते हैं यंग लॉर्ड आखिर आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरफ हमें लकैन का सीन दिखाई जाता है जो एक आदमी के साथ गाड़ी के ऊपर जा रहा था जहाँ पर उसने स्टैचू भी लाता हुआ था। तभी वो गाड़ी चलाने वाला उस लकैन को बुलाता है यंग लॉर्ड अगर ये आता बुरा ना हो तो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। तब ये सुनकर लकैन से कहता है हाँ लेकिन पहले तुम जरा दोबारा से अपना नाम शाम बताओ। तब ये सुनकर फिलिप उसे कहते क्या सच मेरा नाम भूल गया। बाद में उसे बताने लगता है मेरा नाम फिलिप है, मैं आपको गार्ड नाइट हूँ जिस जॉब के ऊपर मैं आपको सर्व करता हूँ। बाद में फिलिप उन्हें सवाल पूछता है कि क्या आप सच में इस स्टैचू को सेल करने वाले हैं। तब ये सुनकर जो लकैन था उसे कहने लगता है हाँ मैं स्टैचू को सच में सेल करने वाला हूँ। लेकिन जो था फिलिप उसे कहने लगता है लेकिन ये स्टैचू तो बहुत अधिक है। तब ये सुनकर जो लकैन था वो कहने लगता है नहीं मैं स्टैचू को सेल करूंगा और अगर मैं इसे मेल्ट कर सेल करता यानी पिघला कर क्योंकि शायद ये सोने का बना है तो इसे पिघला कर सेल करता यानी बेटा तो ये अच्छी खासी कीमत में बिक जाता। जो फिलिप था वो लकैन से कहने लगता है लेकिन इस स्टैचू की 500 साल की बहुत ही कदीम हिस्ट्री है। तब ये सुनकर जो लकैन था वो स्टैचू पर पैर रखते हुए कहता है तो क्या वो 500 सालों की हिस्ट्री मुझे खाना खिला सकती है, मुझे पाल सकती है, मुझे अभी पालने की यानी खालक की जरूरत है, तो क्या वो 500 सालों की जो भी हिस्ट्री है वो मुझे खाना खिलाएगी या कि नहीं ना। उन्होंने जो किया उन्होंने कर दिया, अब हमें खुद को खुद ही पालना होगा। ये सुनकर फिलिप से कहता है लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं आएंगे स्टैचू को बेच करके आप कर्जा दे पाए। तब ये सुनकर जो यंग लॉर्ड था उसे कहता है कि ये स्टैचू बेचा तो मेरे प्लान का छोटे हिस्से ऐसे में पैसे मैं किसी और तरीके से बनाने वाला हूँ। तब ये सुनकर फिलिप से कहने लगता है अच्छा तब बस एक प्लान है, ये तो बहुत अच्छी बात है। जब लोग आपके वजह को समझेंगे कि आपने क्यों स्टैचू को लिया और उसे बेचा तब वो जरूर आपको माफ कर देंगे। लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आखिर आप इस स्टैचू को बेचकर जो पैसे आएंगे उससे कैसे 30,000 रुपए कमाने वाले हैं। तब ये सुनकर जो
तब यंग लॉर्ड यानी जिसका नाम लकैन है वो से कहने लगता है, अच्छा वो जब मेरे पास वहां से पैसे आ जाएंगे तब मैं गैम्बलिंग खेल कर यानी जुआ खेल कर पैसे कमाऊंगा। वाह अरे वाह, सच में जो नशे की बोतल तूने हाथ में उठा रखी है, तू सच का नशेड़ी है, क्योंकि ऐसी आइडिया सिर्फ नशेड़ी को ही आता है। तब ये सुनकर फिलिप बिल्कुल खामोश हो जाता है और घोड़ा गाड़ी रोकते हुए कहता है, क्या आप गैम्बलिंग करेंगे? क्या होगा अगर हम लोग गैम्बलिंग में सारा का सारा पैसा हार गए? तब ये सुनकर कैन से कहने लगता है, तुम मेरे साथ आई क्यों जब तुम्हें मुझे लग कहते ना था? तब ये सुनकर फिलिप उनसे कहने लगता है, वो थे जो मुझे यहाँ पर लाए। बाद में फिलिप डरते हुए उनसे कहने लगता है, कैसा रहेगा अब अगर हम लोग अभी कभी वापस चले जाए और माफी मांग ले तो हमें वो लोग माफ कर देंगे? तब ये सुनकर लकैन से कहते, तुम एक बेवकूफ हो। तब ये सुनकर जो फिलिप तो बोलता है, हाँ जाकर कहने लगता है, क्या ना समझाने लगता है कि जरा इस बारे में सोच, अगर हम लोग अभी ये स्टैचू वापस देकर जाते हैं और उनसे माफी मांगते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि हम लोग ये स्टैचू क्यों लेकर जा रहे थे, मैं उन्हें बताता हूँ कि मैं ये स्टैचू गैम्बलिंग के लिए पैसे लेने के लिए लेकर जा रहा था, तब वो लोग मुझे बिल्कुल माफ नहीं करेंगे और मुझे लगभग पूरी तरह से फैमिली से एक्सपेल कर देंगे। ये सुनकर जो था फिलिप वो बहुत ज्यादा डर जाता है, उसको विजिटिंग करा जाती है। तभी लकैन डॉक्टर कहता है, नहीं रुको जरा, मैं पुराने हाउस होल्ड का यानी कि आखिरी मेंबर हूँ यानी यंग लॉर्ड हूँ, तो शायद मैं वो नहीं होगा जिसे परमानेंटली एक्सपेल किया जाएगा, शायद तुम होगे, शायद वो तुम होगे जिसको बाहर फेंका जाएगा। चलो समझदारी से चूज करना फिलिप, क्या तुम्हारे लिए अच्छा है? क्या तुम बनना चाहते हो एक गद्दार जो कि हाउस होल्ड का स्टैचू लेकर भाग गया था, या फिर तुम उसी हाउस के एक हीरो बनना चाहते हो? चूज करो फिलिप, चूज। तब ये सुनकर फिलिप कहने लगता है, मैं चूज करता हूँ उस रास्ते को जिस रास्ते पर हम लोग चल रहे थे। तब ये सुनकर जो लकैन था वो हंसते हुए कहने लगता है, अच्छी बात है फिलिप, तूने समझदारी का फैसला किया। बाद में फिलिप का दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा चुका था, दिमाग में सोच रहा था, मैंने सुना था कि इसकी पर्सनैलिटी कोमा से बात आने के बाद बिल्कुल चेंज हो चुकी है, लेकिन अब जब मैं इसे देख रहा हूँ तो तब ये बिल्कुल डेविल दिख रहा है इसके अंदर, यानी कि खुद ही पूरा का पूरा शैतान है। तभी मैं एक बंदरगाह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कह रहा था 5 मिनट रह गया निकलने में, और वहाँ पर फिलिप और लकैन पहुंच चुके थे जहाँ पर फिलिप कह रहा था कि क्या हम सच में यहाँ से जाने वाले? तब ये सुनकर जो लकैन था उसे कहने लगता है, चलो फिर वापस चलते हैं। तब ये सुनकर जो फिलिप था क्या लगता है, नहीं चलते हैं। बाद में दिखाया जाता है कश्ती निकल जाती है और वो जाकर लेमर किंगडम के हार्बर सिटी में जाकर रुकती है, जो कि एक बहुत बड़ी सिटी थी और वहाँ पर और भी व्यवसायी खड़ी थी, यानी दूर दूर से लोग वहाँ पर आते हैं। फिलिप और लकैन ने स्टैचू भेज दिया था और पैसे ले लेते, लेकिन जो फिलिप था वो भी उस मर्चेंट से बकवास कर रहा था और कह रहा था कि मैं और ज्यादा पैसे दो, लेकिन जो लकैन था वो फिलिप को लाता उसे कहता है कि मुझे रास्ता दिखाओ। बाद में वो फिलिप और लकैन घूमने लगते हैं मार्केट में, लेकिन फिलिप भी कह रहा था कि मर्चेंट ने कम पैसे दी से और ज्यादा देनी चाहिए। तब ये करेगा उसे कहता है, नहीं इतने बहुत, इतने में ही काम हो जाएगा। बाद में लकैन फिलिप से कहता है, ये जगह तो बहुत ज्यादा बदल चुकी है, बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी है। तब ये सुनकर जो फिलिप था वो लकैन से पूछता है, क्या आप इस जगह पर पहले कभी आ चुके हैं? तब ये सुनकर लकैन से कहने लगता है, हाँ पहले मैं इस जगह पर आ चुका हूँ, लेकिन तब ये जगह वैसी नहीं दिख रही थी जैसी ये अब है। बाद में लकैन जो कि असल में साइमन था वो है इसकी 5 साल पहले की हिस्ट्री बताने लगता है कि पहले ये जगह ऐसी बिल्कुल नहीं हुआ करती थी जैसे यहाँ पर ये अब है, क्योंकि पहले यहाँ पर एक क्रेवन नाम का मास्टर होता था जो कि शिप्स को डुबा दिया करता था और खत्म कर दिया करता था। अच्छी बात है कि 5 साल गुजर चुके हैं और अब चीजें वैसी नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। बाद में वो फिलिप की थोड़ी तारीफ करता है और उसे कहने लगता है कि वैसे अच्छा आइडिया था यहाँ पर आना, तुम बहुत अच्छे हो वैसे ऐसे वैसे कामों में। तब ये सुनकर फिलिप कहता है, अच्छा सच में, शुक्रिया आपका यंग लॉर्ड। बाद में फिलिप उसे बताने लगता है कि वैसे तो मैं नहीं जानता आप आखिरी बार यहाँ पर कब आए थे, लेकिन अब जो आप मेरे साथ यहाँ पर आए तो अब आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होगा। अब ये जगह बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी है। पहले यहाँ पर बहुत सारे सी मास्टर और क्रेवन नाम के एक बहुत बड़े सी मास्टर की वजह से यहाँ पर लोग आ ही नहीं पाते थे, इसलिए यहाँ पर आबादी बहुत कम थी। लेकिन वक्त के गुजरने के साथ और टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ और साथ ही साथ वेपन्स के और ज्यादा पावरफुल होने के साथ हम लोगों ने उन सारे के सारे मास्टर को खत्म कर दिया और यहाँ पर आबादी बढ़ती गई। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा शहर है जो कि एम्पायर की दूसरी सिटी कहलाता है। उसके अलावा यहाँ पर बहुत से लोग अपना कारोबार भी करते हैं और नेचुरली यहाँ पर गैम्बलिंग भी बहुत बड़ी होती है। क्या आपको यकीन है कि आप यहाँ पर जीत पाएंगे या आप यहाँ पर ठीक रहेंगे? तब ये सुनकर जो लकैन था उसे कहने लगता है, फिलिप अगर मैं कॉन्फिडेंट नहीं होता तो मैं यहाँ पर आता ही नहीं। बाद में वो लोग एक बहुत ही चमचमाती बिल्डिंग पर सामने आ जाता है जहाँ पर गैम्बलिंग होती है। वहाँ पर अंदर लकैन जाने लगता है, लेकिन जो फिलिप था उसे रोककर कहता है कि मुझे पहले लंबी लंबी सांसें लेने दो। तब ये सुनकर जो लकैन था उसे कहने लगता है, अब तुम डर के चीज से रहो। तब ये सुनकर जो फिलिप था उसे कहने लगता है, खैर आप निशान कह रहे हैं, क्या आपको पता है कि आप गैम्बलिंग कैसे जीतेंगे? तब ये सुनकर लकैन
उससे कहने लगता है अच्छा गैम्बलिंग, मुझे ऐसा लगता है कि जब तुम गैम्बलिंग करने जाते हो तो तुम्हारा एटीट्यूड ही सब कुछ होता है, तुम एटीट्यूड की वजह से सारी की सारी गेम्स गैम्बलिंग में जीत सकते हो। गेम शुरू हो जाता है और लकैन पार पार हार रहा था और इस बात से वो बहुत ज्यादा परेशान भी हो चुका था। सामने वाला बंदा उस पर हंस रहा था। वो एक और गेम खेलता है लेकिन फिर वो दोबारा हार जाता है। अब उसके पास बहुत ज्यादा थोड़े कॉइन्स बचे थे और सामने वाला आदमी इसके पर हंस रहा था और कह रहा था लगता है आज किस्मत मेरे साथ है, तुम आज हार रहे हो बार बार। तब ये सुनकर जो लकैन था उसे कहने लगता है एबिट की भी लक का एक पार्ट होती है। तब ये सुनकर आदमी से बहुत ज्यादा लगता कहने लगता है कि अच्छा ठीक है मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि मैं तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ, लेकिन लगता है तुम्हारे पास कोई कॉइन नहीं बचा। तब ये सुनकर जो लकैन था कहने लगता है फिलिप जाओ सारे के सारे कॉइन्स को दोबारा से यहाँ पर जैसे में कन्वर्ट करके लाओ। तब ये सुनकर जो फिलिप तो कहने लगता है नहीं मैं नहीं करूंगा, सारे के सारे पैसे चले जाएंगे। तब ये सुनकर जो लकैन था उसे कहने लगता है बेवकूफ मेरी बात मानो। बाद में वो सारे के सारे पैसे को कॉइन्स में कन्वर्ट करके यानी चिप्स में कन्वर्ट करके ले आता है और कहने लगता है कि मैं सारा का सारा अपना जितना भी पैसा है यानी जितना भी फॉर्च्यून है किस्मत वो सारी की सारी अब इन हिसाब में लगा रहा हूँ, मैं सारा का सारा अपना पैसा अंदर डालता हूँ। और ये सब वो बड़े बेदास तरीके में कह रहा था, कहता सिर आधा लाखों जीत के बैठा है। दिलीप बेचारा सारे पैसे गंवाने के बाद रो रहा था, लेकिन लकैन उस गैम्बलर के दौरान अभी भी बातें जा रही थी और वो दोनों कह रहे थे कि जो गैम्बलर था वो बल्कि लकैन से कह रहा था कि तुम सच में ऐसा करना चाहते हो, तुम अपना सारा का सारा लक अभी इन्हीं जो आखिरी गेम है उसमें दे रहे हो, सच में तुम तो बहुत ही बड़े यंग लॉर्ड हो इसलिए तुम ऐसा करो, लेकिन ये आज का मेरा सबसे बड़ा गेम है इसलिए मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। तब ये सुनकर जो लकैन था उसे कहने लगता है तुम्हें रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए, लेकिन तब भी वो कहता है कि क्यों ना हम लोग पहले अपने कार्ड्स कंफर्म कर दे एक बार। बाद में वो उसके साथ खड़ी लड़के को इशारा करता है लकैन के साथ और ये बाद जो उसके पास अच्छे कार्ड्स आ जाते हैं यानी कि वो सब चीटिंग करके तो कर रहा था, करने लगता है कि शायद में मैं ये सब भी जीत गया, अनफॉर्चुनेटली मैं सारे के सारे कॉइन रखा हूँ। लेकिन तभी लकैन से रोकता कहता है तुम्हें मेरे पास भी चेक करने नहीं चाहिए। बाद में पता चलता है उसके पास एक क्वीन और एक क्वीन का आया था और साथ ही में एक एस का कार्ड आया था और वो कह रहा था हैरानगी से मेरे पास ये 3 कार्ड आए हैं। कार्ड्स को देखकर वो गैम्बलर बहुत ज्यादा हैरान जाता है और कहने लगता है फिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास ये कार्ड कोई आनी से कुछ नहीं बनाता। लेकिन ये सब देखकर लेकिन इस पर लकैन से आगे से पंच लाइन मारता है और कहता है कि क्या गैम्बलिंग में अचानक से बदलाव हुई, गैम्बलिंग का मजा नहीं है, सच में ये बहुत ही ज्यादा मजेदार मैच था। और वो ये सब देखकर जो फिलिप था वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि अब उसके सारे पैसे वापस आ रहे थे। लेकिन वो गैम्बलर बहुत ज्यादा बोस हो जाता है, कहने लगता है नहीं ऐसा होना नामुमकिन है कि तुम्हारे पास ऐसे कार्ड हैं, तुमने जरूर कोई चीटिंग की है, तुमने जरूर कोई ट्रिक का इस्तेमाल किया, बताओ मुझे आखिर तुमने कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल की है। तब ये सुनकर लकैन करने लगता है ट्रिक से तुम्हारा वो मतलब कि जो 2 बंदे तुमने मेरे पीछे खड़े कर रखे हैं जो मेरे कार्ड्स तुम्हें बताते हैं। तब ये सुनकर वो गैम्बलर बहुत ज्यादा हैरान ज्यादा कहने लगता है अगर इसे कैसे पता चला। तब लकैन हमें यहाँ की पूरी स्टोरी बताता है और कहता है कि क्या ये सच में समझते हैं कि मुझे पता नहीं चलेगा, यहाँ पर जितने भी आदमी खड़े हैं सबके सब इसके सबॉर्डिनेट यानी गुलाम हैं। मेरे पीछे खड़ी ये 2 लड़कियां इससे मेरे कार्ड्स के बारे में बता दी थी और वो इस लिहाज से अपने कार्ड्स को बदलता था और उसके सबॉर्डिनेट इस सब में उसकी मदद करते थे। इस तरह से वो अभी तक सारे के सारे मैचेस जीतता आ रहा था और मैं अभी तक इसलिए हार रहा था ये सब जानते हुए क्योंकि मुझे हर कार्ड को छूना था और उसके ऊपर अपना माने का एक मार्क छोड़ना था जिसकी वजह से मैं कार्ड्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं वो इंसान हूँ जो गोलम की एक बहुत बड़ी आर्मी को कंट्रोल किया करता था, तो कार्ड्स को बदलना वो भी सिर्फ माना कि कुछ मार्क से मेरे लिए तो बिल्कुल आम सा खेल था। मैं किसी भी मैच को इसी सिर्फ आम से तरीके का इस्तेमाल करते हुए जीत सकता हूँ, मुझे किसी तरह की फैंसी ट्रिक इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं। बाद में वो सामने खड़े गैम्बलर से कहता है कि चलो जल्दी करो अपनी हार मानो और मुझे मेरे पैसे दो। लेकिन तब भी वो यहाँ जो गैम्बलर था बहुत गुस्सा जाता और अपने आदमी को बुला लेता है लकैन के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन लकैन उन्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराता, कहने लगता है कि 500 साल गुजर गए लेकिन ये सारे के सारे कमीने बिल्कुल वैसे हैं। हालांकि मेरे पास इतनी ज्यादा मैना पावर तो नहीं है लेकिन ये इतनी काफी है तुम सबका सामना करने के लिए। बाद में जैसे ही उसके ऊपर हमला करते लकैन के ऊपर तभी फिर बोलता है कि यंग लोग पीछे हट जाए, मैं सबको संभालता हूँ। बाद में वो अपनी किसोट के स्ट्राइक से सबको खत्म कर देता है और कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लकैन फैमिली के हायर के ऊपर सॉर्ड डालने की, अगर तुम ऐसा करो इसका मतलब है तुमने अपनी जिंदगी को अपनी लाइन के ऊपर रखा यानी कि सामने रखकर तुम रहना चाहते हो। बाद में उसकी गर्दन के ऊपर तलवार रख देता है फिलिप और कहने लगता है कि तुम आज मरोगे। तब ये सबको कहने लगता है नहीं मुझे छोड़ दो। उसकी पावर को देखकर जो लकैन था वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था और कह रहा था कि सच में ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, ये पूरा तो नहीं है। बाद में दिखाया गया था हम लोगों ने और बढ़कर पैसा कमा लिया था और फिलिप कह रहा था ये सट्टा बहुत ज्यादा भारी है, कम से कम 10,000 पीसेस तो होंगे। तब ये सुनकर जो लकैन आता है वो कहने लगता है हाँ बिल्कुल। बाद में वो फिलिप की तरफ देखते हुए सोचने लगता है जैसे कि मैंने सोचा था कि ये बच्चा है वो किसी काम का नहीं लेकिन ये तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। लेकिन अगर दूसरी तरफ सोचा जाए तो आज मैंने कमाई की वो बुरी नहीं थी, लेकिन जो मैंने पूरा कियोस्क मचा दिया उस गेमिंग हाउस में उसके बाद में और गेमिंग हाउस में तो नहीं जा पाऊंगा, मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए वहां पर जाना।
तभी लड़का फिलिप से पूछता है क्या तुम्हें किसी ऐसी जगह के बारे में पता है जहाँ पर हम लोग गैम्बलिंग के अलावा मोटा माल कमा सकते हैं। तब फिलिप इसके लिए थोड़ा देर सोचता है और बाद में कहता है ऐसा रहेगा अगर हम लोग जाइगेंट एरेना में जाएं। तब ये सुनकर लड़का से पूछ लिया जाइगेंट एरेना आखिर ये क्या जगह है। तब फिलिप उसे बताने लगता है ये वो जगह थी जहाँ पर पहले इंसान लड़ा करते थे लेकिन अब वहाँ पर जाइगेंट्स लड़ा करते हैं। यहाँ पर जाइगेंट्स की लड़ाई के ऊपर सट्टेबाजी होती है कि कौन सा जाइगेंट जीतेगा। अगर हम लोग वहाँ पर अच्छे से सट्टेबाजी करें यानी अच्छे से पैसा लगाएं एक जाइगेंट पर तब हम लोग 30,000 पीस बड़े आराम से कमा लेंगे। ये सुनकर जो लगता है वो कहने लगता है कि मैं वैसे भी जाइगेंट्स में इंटरेस्टेड था। अगर ये लोग गोला मैजिक से डेवलप होते यानी बनते हैं तो ये बहुत ज्यादा आसान होगा। मैं भी गेस करना कि कौन जीतेगा वो मुझे बहुत ज्यादा मदद मिल जाएगी यहाँ पर सट्टेबाजी करने में। बाद में फिलिप लैकेन से बड़े जोश में कहने लगता है कि अब फिक्र मत करें चंक लॉर्ड, मैं इंपीरियल मिलिट्री जाइगेंट एकेडमी में टॉप स्टूडेंट रहा हूँ इसलिए मैं आपकी जरूर मदद करूंगा ये पता लगाने में कि कौन सा जाइगेंट जीतने वाला। हम बड़ी आसानी से सट्टेबाजी करके पैसे कमा लेंगे। तब ये सुनकर लैकेन से कहने लगा ठीक है मैं समझ गया, चलो मुझे सिर्फ रास्ता देखो। तब ये सुनकर जो तो क्या लगता है ठीक है यंग लॉर्ड मुझे और ज्यादा क्रेडिट कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, मैं आपको वहाँ पर लेकर चलता हूँ। जब लैकेन और फिलिप जा रहे हैं तभी उन्हें साथ में कोई नर देखते हैं जो कि बच्चों को मार रहे थे और कह रहे थे तुम लोग कचरे हो, तुम लोग को क्या समझ में नहीं आती बात जो तुम लोग तुमसे एक बार कहें। फिलिप को न देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है, कहने लगता है अरे कितने छोटे बच्चे उनको कैसे बेरहमी से मार रहे हैं। बाद में जो लैकेन था वो कहने लगता है 5 साल गुजर चुके हैं, हालांकि दुनिया बहुत ज्यादा बदल चुकी है लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कभी नहीं बदलती, वो हमेशा रहती हैं और वक्त के साथ साथ और भी ज्यादा बदतर होती जाती हैं। उनसे कहने लगता है कि तुम लोग वहीं के वहीं रुक जाओ, लेकिन तभी उसकी बात को कोई और ही पीछे से चिल्लाकर पूरा कर देते थे। जब नाइट वीज हंते वो कहते हैं आकर ये कौन है। बाद में हमें दिखाया जाता है एक लड़की आ रही थी जो कहती है तुम लोग रॉयल नाइट से तुम्हारा काम है सबको प्रोटेक्ट करना। क्या सिर्फ नॉवेल्स जिन्हें तुम प्रोटेक्ट करते हो इन बच्चों को भी प्रोटेक्शन कहा के। जब लैकेन उसे पीछे घूमकर देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहने उसे उस लड़की के अंदर कैटरीना की झलक दिख रही थी जिसे देखकर बहुत ज्यादा भावुक हो जाता। कहने लगता है कि कैटरीना क्या ये तुम हो। बाद में दिखाया जाता है वो लड़की सामने की तरफ चलती जाती है और उनसे कहती है कि तुम लोगों को हमारी बात मानी होगी, इन बच्चों को छोड़ दो। तब ये सुनकर जो सोल्जर्स होते हैं नाइट्स होते हैं वो कहने लगते हैं कि हमें काउंट ऑर्डर दिया है, ये लोग रूल्स तोड़ रहे हैं इसलिए हम लोगों को इन सबको पनिश करना पड़ा। तब ये सुनकर जो भी लड़की थी वो कहने लगती है कि बेशक ये बच्चे अभी नादान हैं, अभी समझ नहीं रहे हैं क्योंकि लोगों ने अपनी फैमिलीज को खोया। अगर तुम इनकी जगह मुझे पनिश करना चाहते हो तो कर दो। ये सुनकर कहते हैं आप प्रिंसेस हम आपको पनिश नहीं कर सकते और अगर आप इसी तरह रहें तो ये मामलात को और ज्यादा बिगाड़ेगा ना कि उन्हें ठीक करेगा। हम लोग ऐसा इसलिए करें क्योंकि हमें काउंटिंग ऑर्डर दिए हैं, हम लोग ये इसलिए नहीं करें क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं, हम मजबूर हैं। भी फिलिप लैकेन से कहने लगता है यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सीरियस हो रही है। तब लैकेन से पूछता है कि आखिर ये कौन है। तब ये सुनकर जो फिलिप था उसे बताने लगता है कि हाँ मैं इसके बारे में जानता हूँ, ये है प्रिंसेस वोल्गा किंगडम की, ये नोबल्स की बिल्कुल परवाह नहीं करती और गरीबों की मदद करती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैंने यहाँ पर देखूंगा, मैं नहीं जानता लेकिन मैंने सुना है कि इनकी किंगडम बहुत ही बुरी तरह से खत्म हो चुकी है और बिल्कुल खंडरों में बदल गई है। इनका नाम है प्रिंसेस रायना। तभी ये लगाना था वो उसका नाम लेता है रायना और वो कहने लगता है अपने मन में मैं चाहे जिस तरह से भी इसे देखूं ये मुझे कैटरीना ही लगती है। आखिरकार ऐसा कैसे होता है, क्या ये भी मेरी तरह इनकारनेट हुई? अगर हुई भी सही तो ये अभी तक वैसी क्यों दिखती है जैसे ये पहले थी। तभी जो कनेक्ट होता है वो रायना को पकड़ देता है, उसे कहने लगता है कि माफ कीजिएगा प्रिंसेस रायना, हम आपको ऐसा करने नहीं दे सकते। अगर हमने आज आपको ये करने दिया तो कल कोई और ज्यादा बिगड़ जाएंगे और जिनको सजा हासिल करनी होगी वो सिर्फ हम होंगे। माफ कीजिएगा, हम आपको ऐसा नहीं करने दे सकते। भी रायना उन्हें फिर से रोकने की रिया कर जाती है लेकिन अब वो गार्ड परेशान हो गए थे इसकी वो उसे पीछे की तरफ धक्का दे देते हैं। ये देखकर लैकेन को बहुत ज्यादा गुस्सा देता है, उसी गार्ड जाकर उस गार्ड के ऊपर हमला कर देता है। कहने लगता है अपने कंधे हाथ उसके ऊपर से हटाओ। बाद में उन सबको मान लगता है, मन में कहने लगता है चाहे वक्त बहुत ज्यादा गुजर चुका है और दुनिया बहुत ज्यादा बदल चुकी है लेकिन कुछ कमीने टुकड़े ऐसे हैं जो अभी तक कायम है, वो कभी नहीं बदलेंगे ना ही कभी खत्म होंगे। बाद में उसे मार मार के उसकी बुरी हालत कर देता है। तभी जो रीना होती है वो आकर रोक लेती है, कहने लगती है तुम इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है, रुक जाओ, तुम इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है। तब ये सुनकर जो था साइमन वो भी रुक जाता है लेकिन तभी दिल आ जाता है एक नाइट उसके ऊपर हमला कर देता है। लगता तुम्हारी माँ कैसे एक नाइट के ऊपर हमला करने की, लगता है तुम्हें इंपीरियल लॉ का डर नहीं है। ये सब देखकर तो कैटरीना और वो दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं। लेकिन तब जो फिलिप था वो गार्ड के देता है, उसे कहता है क्या ये है तुम्हारा इंपीरियल लॉ, एक जान से बहुत ज्यादा किंग थी। तब ये सुनकर गार्ड भी डर जाता, कहना कि तुम कमीने, तुम सब लोग बहुत ज्यादा पैदा हो गया। मैं दिखाया जाता है वो दोनों गार्ड वहां से चले गए थे और फिलिप लैकेन से कह रहा था कि अभी ये वक्त नहीं है एरिना में जाने का, हमें यहाँ से चलना चाहिए जब तक कि मामला और ज्यादा न बढ़ जाए।
लेकिन हमें दिखाया जाता है एमन फिलिप की बातों को छोड़कर पीछे रीना की तरफ जाने लगता है। कहते हुए कहने लगता है कि मुझे माफ कर दो, तुम हर तो नहीं हुई। तब ये समकर ये तो उसे कहने लगते मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम कौन हो? तब ये समकर रुको दर हैरान रहता कहने लगता है रुको दर मैं तुम्हें बताना शुरू कर दो, शायद मेरी शक्ल जैसी तुम मुझे पहचान नहीं पा रही। तो उसे कहने लगती है इसका तुम्हारा मतलब क्या है? मैं तुम्हें नहीं जानती, और उसके अलावा मैं कैटरीना नहीं हूँ, मैं रीना हूँ। तुम और उस गान में कोई फर्क नहीं, तुम दोनों एक ही हो, मेरे पीछे छोड़ो। तब ये सुनकर जो था साइमन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता, बिल्कुल खामोश खड़ा हो जाता। उसके अंदर आगे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं थी कि तभी फिलिप जाने लगता है और कहने लगता है यंग मास्टर ने फिर से कोई बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। दुखी है प्रिंसेस, हम लोग बुरे लोग नहीं है, हम मेरे मास्टर की थोड़ी सी हालत खराब है, इस वजह से बाद में रीना को समझाने लगता है। लेकिन पीछे खड़ा जो साइमन था वो सोचने लगता है कि लेकिन हमें दिखाया जाता है जो लोकेन था उन पुरानी यादों में खो जाता और कहने लगता है मैंने हजारों घंटे अकेले गुजारे ये सब जानते हुए कि मैं कैटरीना को भी वापस नहीं ला सकता, लेकिन फिर भी मैंने उसकी खोज को जारी रखा कि काश मैं उसे किसी तरीके वापस ला पाऊं। मैं इसलिए ये सब करने लगा क्योंकि कैटरीना की तरह ये बिल्कुल दिख रही थी, ये दोनों बिल्कुल एक जैसा दिख रहे थे, इसलिए मैं बहुत ज्यादा भावुक हो गया। लेकिन तभी जो विक्टर था जो कि प्रिंसेस राना का पटलर था वो आ जाता है। उसे कहता है मैंने आपको पूरी जगह ढूंढा लेकिन आप कहीं नहीं मिली। आपको पता ना आज आपका बहुत ज्यादा भी शेड्यूल था। तब ये संग को कहती है विक्टर आप आ गए। तब वो कहते हैं मुझे बस कहना क्या फिर से घर से न ले। तब वो कहती है अरे नहीं ऐसा कोई नहीं। बाद में फिर वो उस बात को छोड़कर कहता है लेकिन उसके अलावा मुझे बताएं कि ये दोनों आदमी जो आपके सामने खड़े हैं कौन है। जिसका कहती है कि ये हमारी पहली मुलाकात लेके थोड़ी अजीब हुई है, इसलिए आप ना थोड़ा प्रिंसेस से दूर ही रहें। ये विक्टर उनसे कहता है। लेकिन तभी जो था साइमन वो जो कि अभी लकैन है वो कहने लगता है कि कितनी ज्यादा बेवकूफ हो तुम लोग। हालांकि मेरा जो पहला एक्सप्रेशन था वो बहुत ही ज्यादा अजीब था, लेकिन उसके अलावा मैंने तुम लोगों की मदद की। क्या मैंने ऐसा नहीं किया? सही तो ये है कि मैंने तुम लोगों की मदद की थी, लेकिन तुम लोगों ने उसके अलावा मेरे साथ क्या किया? मैंने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इसके बदले में कुछ मिले, लेकिन क्या तुमने मुझे इसके लिए कम से कम थैंक यू भी कहा? बल्कि तुम तो आकर मुझ पर ही चिल्लाने लगी। लेकिन की सारी बातें सुनकर कैटरीना बिल्कुल खामोश कर जाती है। बाद में जो मैं दिखाई देता है लेकिन फिलिप को लेकर जहाँ से जाने लगता कहने लगते चलो फिलिप यहाँ से चले। बाद में कैटरीना वहां से जाने लगती है और उसका बटलर उसे कहने लगता है चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। तभी कैटरीना भी कहती है ठीक है, लेकिन बाद में वो सोचती है और कहती है वैसे अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो मैंने भी उसके शुक्रिया अदा नहीं किया था, तो यहाँ पर गलती मेरी भी है। हम देखते हैं कि रेना इस बारे में सोच रही होती है, लेकिन साइमन पलटकर फिलिप से कहता है कि अब चलने का टाइम हो गया है। रेना और विक्टर दोनों उन्हें जाते हुए देखते हैं और विक्टर कहता है कि उन्हें भी चलना चाहिए। रेना सहमत होते हुए कहती है कि वह सही कह रहा है क्योंकि उसने सच में उसे थैंक यू नहीं कहा। फिर हम गिगन अरीना में पहुंचते हैं जो इन विशाल लोगों को रखने के लिए काफी बड़ा नहीं दिखता, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। शाउटकास्टर्स कहते हैं कि मैच बहुत इंटेंस होता जा रहा है और इसी दौरान हम फिलिप और साइमन को भीड़ में देखते हैं। वे अपनी सीट तक पहुंचते हैं और साइमन कहता है कि फाइट खत्म हो चुकी है। हम देखते हैं कि एक जिगान जमीन पर गिर रहा है एक जबरदस्त स्ट्राइक की वजह से। जैसे ही वह गिरता है क्राउड जोर जोर से चीयर करने लगती है, कहती है कि एडोल्फ जीत गया। फिलिप को यकीन नहीं होता कि साइमन फिर से सही निकला। वह कहता है कि अगर यही पेस रहा तो वे अपना पूरा डेट चुका देंगे और अमीर बन जाएंगे। साइमन मुस्कुराकर कहता है कि यह सब बहुत आसान है, शायद इसलिए क्योंकि गिगेंस गोलेम मैजिक पर बेस्ड होते हैं और वह आसानी से उनका अनुमान लगा सकता है। विक्टर इसलिए जीतता है क्योंकि वह उनके मैना का फ्लो देख सकता है। शाउटकास्टर्स कहते हैं कि अगला मैच एक भयंकर लड़ाई होने वाली है क्योंकि इसमें गिगन जिसका नाम सैविज है वह स्टिंग के खिलाफ लड़ेगा। फिलिप कहता है कि शायद वह इस मैच का भी सही अंदाजा लगा सकता है। वह पूछता है कि स्टिंग जिसका रिकॉर्ड सिर्फ 1 जीत 5 हार है वह सैविज को कैसे हरा सकता है जिसका रिकॉर्ड 8 जीत और सिर्फ 2 हार है। सिमन मुस्कुराकर कहता है कि भले ही स्ट्रेंथ में इतना बड़ा अंतर हो फिर भी जीत संभव है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह मैच कोई खास चुनौती नहीं होगा। शाउटकास्टर्स इसके बाद फाइटर्स का इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। जैसे ही फाइटर्स एरिना में आते हैं हम देखते हैं कि उनमें से एक ने अपनी एक्सिस क्रॉस कर रखी है और हमें डुअल एक्स विल्डिंग सैविज से परिचित कराया जाता है जिसे एक आदमी ब्रायन द्वारा संचालित किया जा रहा है। साइमन इसे देखकर थोड़ा हैरान होता है क्योंकि इसे लकी गिगेंट कहा जाता है। शाउटकास्टर्स बताते हैं कि इसे पिछले मैच में एक चमत्कारी जीत मिली थी। फिलिप अफसोस जताते हुए कहता है कि यह तो दुर्भाग्य की बात है कि उसे लकी विन मिल गई थी क्योंकि अब उसका मुकाबला सैविज से है। फिर हमें स्टिंग से परिचित कराया जाता है और उसके पायलट का नाम कैरन बताया जाता है।
साइमन अचानक दिलचस्पी लेते हुए कहता है कि उसे स्टिंग पर ऑल इन जाना चाहिए। फिलिप हैरानी से पूछता है, क्यों? फिलिप कहता है कि सैवेज मैच को गारंटीड जीतने वाला है, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कहानी कह रही होती हैं। वह ऑरा देख सकता है और उसे महसूस होता है कि स्टिंग उतना कमजोर नहीं है जितना सबको लगता था। जैसे ही सैवेज अपनी एक्स हवा में फेंकता है, हम देखते हैं कि स्टिंग उसे ब्लॉक कर देता है। शाउटकास्टर्स चौंक जाते हैं और आश्चर्य करने लगते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। स्टिंग उम्मीदों के विपरीत प्रदर्शन कर रहा था। जहां सबको लगा था कि उसे बुरी हार मिलेगी, वहीं अब पूरी कहानी बदल रही थी। स्टिंग सैवेज के हर हमले को बड़ी आसानी से रोक रहा था। सैवेज हंसते हुए कहता है कि तो तुम इतने भी कमजोर नहीं हो। सबको लगा था कि वो सिर्फ एक नौसिखिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनमें कुछ स्किल्स तो हैं। हालांकि यह अभी भी काफी नहीं है। सैवेज पूरी ताकत से एक खतरनाक वार करता है, जिससे स्टिंग का एक हाथ उठ जाता है। दर्शक हैरान रह जाते हैं, यहाँ तक कि फिलिप भी चौंक कर कहता है, ये कैसे हो सकता है? लेकिन साइमन उलझन में था। स्टिंग मैना फ्लो के हिसाब से ऊपर था, फिर भी वो अपनी मैना का इस्तेमाल नहीं कर रहा। सैवेज जोर से हंसता है और स्टिंग से कहता है, उठो, तुम्हारी टांगें अब भी सलामत हैं। अगर तुम अब और लड़ने का इरादा नहीं रखते, तो मैं खुद इस खेल को खत्म कर दूंगा। सैवेज अपने कुल्हाड़ी को हवा में उठाता है और कहता है कि अब उनके पास सिर्फ एक आसान रास्ता बचा है, हार मानने का। फिलिप घबरा जाता है। अब हम क्या करेंगे? सारा पैसा डूबने वाला है। सभी दर्शक टकटकी लगाए देख रहे होते हैं जैसे ही सैवेज की कुल्हाड़ी स्टिंग की ओर बढ़ती है। उसी वक्त स्टिंग की आंखें चमक उठती हैं। वो आखिरकार अपनी मैना का इस्तेमाल करता है, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी है। सैवेज की कुल्हाड़ी जमीन पर सीधी आकर गिरती है, जिससे पूरी जमीन चकनाचूर हो जाती है। पर रुकिए, वहां नीचे कुछ भी नहीं है। तभी स्टिंग बोलता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम अपनी शर्त और गिगन को एडजस्ट कर सकते हो? ये क्या हो रहा है? फिलिप चिल्ला उठता है, हम जीत गए। स्टिंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है और जैसे ही एक मैजिक सर्कल बनता है, वो फायर ब्लास्ट नामक स्पेल कास्ट करता है। एक सीधा फ्लेम थ्रोवर सैवेज पर छोड़ता है, जिससे वो पूरी तरह आग की लपटों में घिर जाता है। शाउटकास्टर्स दंग रह जाते हैं। ये कैसे संभव है? हमारे सामने इतिहास बन रहा है। डीज द वन के नामुमकिन अंतर के बावजूद अपने शुद्ध कौशल से स्टिंग ने ये लड़ाई जीत ली है। सैवेज का जिगन जमीन पर गिर जाता है और अरीना में सन्नाटा छा जाता है। फिलिप की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। हमने कर दिखाया। ये कैसे हो सकता है? साइमन आश्चर्यचकित होकर कहता है, उन्होंने आखिरकार मैजिक का इस्तेमाल किया, लेकिन ये संभव नहीं होना चाहिए। फिलिप हंसते हुए कहता है, यंग लॉर्ड, इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है? स्टिंग का राइडर कैरन शायद एक रून नाइट है। जिगेंटिस का मैजिक का इस्तेमाल करना आम बात नहीं है, लेकिन हो सकता है उन्होंने अपनी असली ताकत छिपाई हो ताकि बेटिंग के एड्स बढ़े। साइमन धीरे धीरे गंभीर होता जाता है। बात सिर्फ इतनी नहीं है। उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। जो तरीका उन्होंने मैजिक का इस्तेमाल करने के लिए अपनाया है, वो मेरी ही रिसर्च पर आधारित है। चाहे कितना भी समय बीत जाए, इस प्रक्रिया को कोई और दोहरा नहीं सकता। साइमन बड़बड़ाता है, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक का उपयोग करके पूरी की गई प्रक्रिया है। फिर सीन बदलता है और हम गिगांटेस के हैंगर में पहुंचते हैं। फिलिप बेचैन होकर पूछता है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें जल्द से जल्द वापस जाना चाहिए। लेकिन साइमन उसे चुप रहने को कहता है। चुप रहो, मैं सोच रहा हूँ और तुम मेरी मदद करने के बजाय बस बकवास कर रहे हो। तभी हमें विक्टर और रेना की बातचीत सुनाई देती है। विक्टर गंभीरता से कहता है, तुम अभी भी अपना फैसला बदल सकती हो। एक गिगांट के खिलाफ बिना तैयारी के लड़ना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। विक्टर गुस्से में कहता है, ये कोई मुकाबला ही नहीं है। तुम्हें इस लड़ाई के लिए हाँ नहीं करनी चाहिए थी। रेना आत्मविश्वास से जवाब देती है, आंड्रे जैसे अनुभवी मर्सनरी के लिए मेड़ पर सवार होकर काउंट के जिगन से लड़ना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। साइमन और फिलिप दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? विक्टर चिंतित होकर रेना से फिर पूछता है, तुमने इतनी जल्दबाजी में ये डुअल स्वीकार क्यों किया? अगर तुम हार गई तो तुम्हें काउंट से शादी करनी पड़ेगी। ये कोई हल्का फैसला नहीं है। रेना गंभीरता से जवाब देती है, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। अगर मैंने इस डुअल को अस्वीकार कर दिया तो शरणार्थी भूख से मर जाएंगे। विक्टर गुस्से में कहता है, तुम अपनी जिंदगी दांव पर क्यों लगा रही हो? क्या अपने भविष्य का बलिदान देना कोई समझदारी भरा फैसला है? वह आगे जोड़ता है, तुम्हारा जिगैंट पहले ही बुरी हालत में है। तुम्हारी हार तय है। फिर भी
तुम शरणार्थियों को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं कर रही। आखिर तुम खुद को क्यों नहीं बचाना चाहती? यहाँ मेरा काम खत्म हो गया है, हमें अब निकल जाना चाहिए। जैसे ही वे बाहर जाने लगते हैं, साइमन की नजर ना जिगैन पर पड़ती है। वह चलते चलते बुदबुदाता है। साइमन अपने कदम रोक देता है। वह सुनता है कि कोई आदमी कह रहा है, राजकुमारी बस खुद को बेच रही है, ये कोई आम सौदा नहीं बल्कि मजबूरी है। वही आदमी आगे जोड़ता है, काउंट वो इंसान है जो अपनी मर्जी से किसी को भी चुका सकता है। उसने पहले भी कई बार शरणार्थियों को धमकाया है। अगर रेना नहीं रही तो वे पूरी तरह असहाय हो जाएंगे। सीमन की आंखें सिकुड़ती हैं। अगर वह पूरी तरह से मैनास्टोन को नहीं बदल रही है तो उसका जिगैन चालू भी नहीं होगा, और अगर वह किसी तरह चल भी गया तो काउंट मनाकी के हिगांटे के सामने उसकी कोई तुलना नहीं। साइमन अब पूरी तरह रुका हुआ है। उसके दिमाग में कोई योजना बनने लगी थी। यह आदमी कौन है? विक्टर अपनी तलवार निकालते हुए कहता है, रेना, पीछे हटो। इस अजनबी को अपने हिगांटे के करीब मत जाने दो। लेकिन साइमन बिना किसी डर के आगे बढ़ता है। वह एक नज़र हिगांटे के अंदर के माना स्टोन पर डालता है और धीरे से मुस्कुराता है। ये पूरी तरह से बेकार नहीं हुआ है। माना स्टोन अभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वह आत्मविश्वास से कहता है। रेना उसकी बात सुनकर चौंक जाती है। क्या तुम सच कह रहे हो? साइमन सिर हिलाता है। हाँ, अगर सही तरीके से इसे ठीक किया जाए तो ये फिर से काम कर सकता है। विक्टर अभी भी सशंकित था। तुम्हें इस बारे में इतना जान कैसे है? लेकिन साइमन उसकी बातों को अनसुना करते हुए कहता है, अगर तुम सच में इस लड़ाई को जीतना चाहती हो तो मुझे कुछ समय दो, मैं इसे फिर से चालू कर सकता हूँ। रेना की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण चमक उठती है। साइमन उसकी बात सुनकर थोड़ा शांत होता है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी गुस्से की हल्की झलक होती है। रेना आगे बढ़ती है और गंभीर स्वर में कहती है, मुझे खेद है कि हमारी पहली मुलाकात इतनी अप्रिय रही, लेकिन लगता है कि तुमने मेरी स्थिति सुन ली है। साइमन उसे ध्यान से देखता है और हल्की मुस्कान के साथ कहता है, हाँ, और मुझे लगता है कि तुम बेकार में हार मान रही हो। तुम्हारे पास अब भी एक मौका है। विक्टर अब भी संदेह में है। तुम चाहते क्या हो? वह पूछता है। साइमन थोड़ा आगे झुककर कहता है, मुझे सिर्फ हिगांटे को ठीक करने दो, और बदले में मैं तुम्हारी इस मूर्खतापूर्ण हार को एक जीत में बदल दूंगा। रेना की आंखों में संकल्प लौट आता है और वह सिर हिलाते हुए कहती है, ठीक है, लेकिन अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं खुद तुम्हें देख लूंगी। सीमन हंसता है। मुझे पसंद है कि तुम इतनी आसानी से भरोसा नहीं करती, लेकिन चिंता मत करो, मैं वादा करता हूँ कि ये लड़ाई तुम्हारी सबसे बड़ी हार नहीं बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। वह इसे स्वीकार करने में शर्मिंदा है, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। वह साइमन से मदद मांगती है, बल्कि वह उससे विनती करती है। साइमन उसे देखता है और फिर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, ठीक है। हम उसे एक छोटे से डैगर को कसकर पकड़ते हुए देखते हैं। वह कहता है, इस बार कोई गलती नहीं होगी, मैं अपनी असली ताकत दिखाऊंगा। जैसे ही वह हिगांटे के पायलट एरिया की ओर बढ़ता है, एक इंजीनियर निराशा में सिर हिलाते हुए बोलता है, हिगांटे की मरम्मत कोई आम आदमी नहीं कर सकता। उसका साथी जवाब देता है, इन्हें आयरन मेजेस ऐसे ही नहीं कहा जाता, यह तो हिगांटे को और ज्यादा नुकसान पहुंचा देगा। वह यह विश्वास नहीं कर पा रहा है कि म्यूर को सिर्फ किसी रईस के घमंड के कारण ऐसी किस्मत झेलनी पड़ रही है। इसी बीच दोनों के करीब जाकर कहता है, तो क्यों ना एक शर्त लगाई जाए। वह आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हुए दांव लगाता है, 10,000 पैसों की शर्त कि मेरा यंग लॉर्ड उस हिगांटे को आसानी से ठीक कर सकता है जिसे तुम दोनों नहीं कर पाए। इंजीनियर चौंकते हुए पूछता है, हम भला ये शर्त क्यों माने? फिलिप हंसते हुए जवाब देता है, तो इसका मतलब तुम डर गए? इंजीनियर गुस्से में आकर कहता है, डर? शर्त तो लगेगी, लेकिन दांव दुगना होगा। उसी वक्त रेना अचानक फिलिप से एक सवाल पूछती है, जिससे वह घबरा जाता है। वह एक महिला से बात कर रहा होता है, जो पूछती है, क्या आमतौर पर गिगांटे के लिए ऐसे उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि उन्होंने देखा कि साइमन अपने हाथ में एक छोटा सा डैगर पकड़े हुए है। फिलिप घबराकर पसीना पसीना हो जाता है। अचानक साइमन डैगर को घुमाता है, पर यह सिर्फ उसके अपने हाथ पर वार करता है। जैसे ही खून की बूंदें उड़ती हैं, पूरी तरह से उलझन में पड़ जाता है और घबराकर चिल्लाने ही वाला होता है। लेकिन साइमन गहरी सांस लेकर कहता है, बस देखते रहो। जैसे जैसे उसका खून हिगांटे पर गिरता है, फिलिप की आंखें फटी रह जाती हैं। क्या मैंने अभी अभी अपने यंग लॉर्ड को सबके सामने आत्महत्या करते देख लिया? लेकिन तभी धीरे धीरे हिगांटे के चारों ओर जादुई चक्र बनने लगते हैं।
मिरर के पेरिमीटर पर एक मिस्टिकल ऑरा घूमने लगती है, जैसे कि वे साइमन की इच्छा के आगे झुक रहे हों। धीरे धीरे सारी एनर्जी एक साथ इकट्ठी होकर इंजन लाइक स्ट्रक्चर के बीचों बीच जमा होने लगती है और देखते ही देखते ये पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है। कुछ ही पलों में एक रेड ऑरा मिरर के चारों ओर घूमने लगती है। साइमन अपना हाथ आगे बढ़ाकर जोर से चिल्लाता है, हिगंटी अराइज। जैसे ही उसकी मैजिक सर्कल पूरी तरह से एक्टिवेट होती है, मिर्व पूरी तरह से रिपेयर हो जाता है, और वह भी साइमन के अपने ब्लड की सैक्रिफाइस से। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, डीमन किंग्स कैसल की अंधेरी रात। साइमन पूरी तरह से थका हुआ जमीन पर खड़ा है। उसके चारों ओर गोलम कॉर्सेस बिखरे पड़े हैं। वह एक पल के लिए स्टिल खड़ा हो जाता है, जैसे उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो गई हो। एक फॉलन गोलम के सामने खड़ा होकर गहरी सांस लेता है। वह फुसफुसाता है, क्या सच में तू इसी जगह गिरने वाला है? उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है, जैसे वह किसी इमॉर्टल बीइंग को डांट रहा हो। तू वो है जिसे अपने दुश्मनों को नरक की ओर ले जाना था। तभी उसकी ऑरा तेजी से चारों ओर फैलने लगती है और वह अपनी समनिंग पावर्स को सक्रिय कर देता है। उत्तर दे मेरी पुकार को। अचानक गोलम के टूटे हुए शरीर में हरकत होने लगती है। वह अपने आसपास पड़े उसके शरीर से खुद को रीजेनरेट करने लगता है। धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगता है। अब वह पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल लग रहा है। अगले ही पल एक भयानक रोर पूरे क्षेत्र में गूंज उठता है। फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं कि मिर की आंखें अचानक खुल जाती हैं। अब जिगन पूरी तरह से रेडी टू बी पायलटेड है। फिलिप अपनी आंखें चौड़ी करके देखता रह जाता है। वह चौंका कहता है, एज एक्सपेक्टेड ऑफ द यंग लॉर्ड। फिलिप की आंखों में चमक थी। उसे पहले से ही यकीन था कि साइमन कुछ भी कर सकता है। दूसरी ओर दोनों इंजीनियर्स हक्का बक्का रह गए। वह जमीन पर गिरते हुए बुदबुदाए, यह असंभव है। रेना और विक्टर भी हैरान थे। ये किया कैसे? विक्टर की आवाज कंपकपा रही थी। एक इंजीनियर कांपते हुए बोला, वह एक मरे हुए मैजिक क्रिस्टल को कैसे जिंदा कर सकता है? हमने तो अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कोई मेज नहीं देखा। दूसरा इंजीनियर सहमकर कहता है, न सिर्फ ये महाद्वीप बल्कि पूरी दुनिया इस ऐतिहासिक घटना पर दंग रह जाएगी। फिलिप की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह साइमन के पास जाकर हंसते हुए बोला, सच में मेरे यंग लॉर्ड के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। गुस्से में तिलमिला उठा, तुम लोग कैसे कह सकते हो कि लैन खानदान का एकमात्र वारिस ब्लैक मैजिक इस्तेमाल कर रहा है? इंजीनियर ने पीछे हटते हुए कहा, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूं, इसके अलावा कोई और संभावना नहीं है। साइमन ने एक लंबी सांस ली। उसकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी। ठीक है, वह शांत लहजे में बोला, मैं तुम्हें सच्चाई समझा देता हूँ। साइमन एक गहरी सांस लेकर हल्की मुस्कान देता है। फिर जैसे किसी थिएटर का अभिनेता हो, ये एक टॉप सीक्रेट टेक्निक है जो मेरे परिवार में पिछले 65 सालों से चली आ रही है। हैरान रह जाते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा स्वॉर्ड्समैन परिवार होगा जिसके पास इतनी रहस्यमयी टेक्निक हो? उनकी बात को अनसुना कर आगे बढ़ती है, ये सब मायने नहीं रखता। अगर ये ब्लैक मैजिक भी होता तो भी इसने अनगिनत लोगों की जान बचाई है। मैं नहीं जानती कि मैं तुम्हारा कर्ज कैसे चुक सकती हूँ। वह एक बार फिर साइमन से माफी मांगती, हल्की हंसी के साथ कहता है, कोई बात नहीं, ये इतना बड़ा मसला नहीं है। अना अब भी साइमन का हाथ पकड़े हुए है, उसकी चोट की तरफ देखते हुए। तुम्हें चोट लगी है, और वो भी मेरी वजह से। कम मुझे इसे ठीक करने दो, वह धीमे स्वर में कहती है। सिमन एक गहरी सांस लेकर कहता है, अगर इससे तुम्हें सुकून मिलेगा तो ठीक है। तभी अचानक एक आदमी भागते हुए हैंगर में घुसता है और घबराए हुए स्वर में चिल्लाता है, बड़ी मुसीबत हो गई है। विक्टर भौहें चराते हुए पूछता है, इतना शोर क्यों मचा रखा है? क्या हुआ? वो गायब हो गया है। आदमी हाँफते हुए कहता है, मैंने पूरे वेटिंग रूम और लॉजिंग एरिया में तलाश लिया, लेकिन राइडर और एंड्रे कहीं भी नहीं मिले। एक बात कर रहा होता है जबकि दूसरा खा रहा होता है, और वह कहता है कि उन्होंने एंड्रे को अपने पक्ष में कर लिया है, इसलिए अब राजकुमारी के पास कोई राइडर नहीं बचा है जिसका वह इस्तेमाल कर सके। ऐसा लगता है कि उन्होंने किसी तरह अपने गिगान की मरम्मत करने में सफलता पा ली। हालांकि आदमी अपना गिलास नीचे रखते हुए कहता है कि उसे बताया गया था कि इसे सक्रिय नहीं किया जा सकता। जब दूसरा आदमी कहता है कि उसने भी यही सोचा था, तो वह आदमी गुस्से में मेज पर जोर से गिलास पटकता है और उस आदमी को थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा देता है, ये कहते हुए कि उसे माफी से सबसे ज्यादा नफरत है, क्योंकि इसका मतलब है कि उसने गलती की है। आदमी गिड़गिड़ाते हुए कहता है
कि अगर उसे सिर्फ एक और मौका दिया जाए तो वह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी गलती दोबारा न हो। लेकिन जिसने उसे थप्पड़ मारा था वह उसे गुस्से में वहां से भाग जाने के लिए कहता है और बताता है कि अब वह नौकरी से निकाला जा चुका है। इसके बाद हमें आखिरकार काउंट मो से मिलवाया जाता है। मो अपने आदमियों से पूछता है कि क्या कोई और नया बदलाव हुआ है, और वे घबराकर तुरंत जवाब देते हैं कि नहीं, कुछ भी नहीं बदला है। मो कहता है कि जरा भी संभावना नहीं होनी चाहिए, कम से कम तब तक जब तक रैना पूरी तरह से उसकी नहीं हो जाती। वह आगे कहता है कि बहुत जल्द हर कोई जान जाएगा कि मोन के मालिक का असली चेहरा क्या है। फिर अचानक कहानी वापस एरे में लौटती है, जहां दिन का आखिरी मुकाबला शुरू होने वाला है। ये मुकाबला मियर बनाम एकिलीस के बीच होने वाला है। कमेंटेटर्स कहते हैं कि दोनों के बीच ताकत का भारी अंतर है। काउंट मो का योद्धा एकिलीस लैमरफिफ का चैंपियन है, जिसने अब तक 70 जीत हासिल की हैं और एक भी हार नहीं देखी। वे सोचते हैं कि मियर ने इस चैंपियन के खिलाफ क्या तैयारी की होगी, लेकिन शायद ही वह कामयाब हो पाए। मगर एक और बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। मियर एरेना में कहीं भी नजर नहीं आ रहा। ये देखकर भीड़ में हलचल मच जाती है और लोग सोचने लगते हैं कि शायद वह डरकर मुकाबला छोड़कर भाग गया है। गुस्साए दर्शक चिल्लाने लगते हैं कि अगर उसने मुकाबला छोड़ दिया है तो उन्हें उनके पैसे वापस दिए जाएं। मोन जोर से हंसता है और पूछता है कि क्या रैना ने हार मान ली, क्योंकि उसके पास अब कोई राइडर नहीं बचा। वह तंज कसते हुए कहता है कि यही कारण था कि उसे चुपचाप उसकी शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए था। अब वह उसे दिखाएगा कि अगर कोई उसके अभिमान को ठेस पहुंचाता है तो उसका अंजाम क्या होता है। फिर दृश्य बदलकर हैंगर में चला जाता है, जहां असिस्टेंट आंद्रे को लेकर रो रहा होता है। ऐसा लगता है कि काउंट मोन ने उन्हें धोखा दिया है। विक्टर गुस्से में कहता है कि आंद्रे एक वफादार अनुचर है और पूछता है कि क्या सच में उसे विश्वास करना चाहिए कि उन्होंने उन्हें धोखा दे दिया है। असिस्टेंट कहता है कि कुछ लोगों ने उसे काउंट के कैंप में जाते हुए देखा है। आंद्रे को अपने पक्ष में कर लेने के बावजूद उनके गिगेंस की ताकत में पहले से ही काफी अंतर था। ये समझते ही रैना घबराने लगती है और बेचैनी महसूस करती है, क्योंकि इसका मतलब था कि वे लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। साइमन गंभीरता से कहता है कि अगर वह मुकाबले में भाग नहीं ले सकती तो इसका सीधा मतलब है कि उसे जबरन मोन से शादी करनी होगी। क्या वह गलत कह रहा है? फिर वह जोड़ता है कि अगर यही एकमात्र परिणाम बचा है तो यह कुछ ज्यादा ही जटिल मामला हो सकता है, लेकिन वह इसमें मदद कर सकता है। रैना परेशान होकर पूछती है कि वह ऐसा कैसे करेगा। यहाँ तक कि फिलिप भी उसकी योजना पर संदेह करने लगता है। फिलिप कहता है कि ऐसा नहीं है कि वह साइमन पर भरोसा नहीं करता, लेकिन उसने पिछली बार जब गिगेंट संचालित करने की कोशिश की थी तब हुई दुर्घटना को शायद वह भूल तो नहीं गया। साइमन मुस्कुराकर कहता है, चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है। तभी हम सुनते हैं कि कदमों की आवाज। भीड़ और उद्घोषक थोड़ी राहत महसूस करने लगते हैं, ये कहते हुए कि उन्होंने सोचा था कि ने लड़ाई से हार मान ली, लेकिन वह आखिरकार एरेना में प्रवेश कर रहा है, वह भी एकदम आखिरी क्षण पर। दूसरी ओर मोन थोड़ा चिढ़ जाता है और गुस्से में कहता है कि उसने सोचा था कि राजकुमारी के पास अब कोई राइडर बचा ही नहीं था। मोन के आदमी ने कहा कि उसे पूरा यकीन था कि अब कोई राइडर नहीं बचा है। मोन गुस्से में पूछता है, क्या इसका मतलब है कि उसने कोई भाड़े का सैनिक रखा है? फिर खुद ही जवाब देता है, ऐसा नहीं हो सकता, और उस पायलट को तो इस मुकाबले के महत्व का अंदाजा भी नहीं होगा। फिर भी वह विश्वास नहीं कर पा रहा कि कोई इतना साहसी हो सकता है कि उसके क्षेत्र में राजकुमारी का साथ देने की हिम्मत करे। उधर हम देखते हैं कि रैना और विक्टर आखिरकार देखने के मंच तक पहुंच गए हैं। रैना जल्दी से पूछती है, क्या मुकाबला शुरू हो गया? विक्टर जवाब देता है, नहीं, सौभाग्य से हम देर नहीं हुए। रैना थोड़ी राहत महसूस करती है, लेकिन फिर भी कहती है, यह तो ठीक है, लेकिन क्या यह सही हो रहा है? रैना को थोड़ी राहत तो मिलती है, लेकिन वह अब भी संदेह में है। वह कहती है, क्या यह सच में ठीक होगा? पहली नजर में ही गिगेंट का आकार और शक्ति में भारी अंतर नजर आ रहा है, और सामने वाला राइडर लैमर क्षेत्र का चैंपियन भी है। फिर हमें पता चलता है कि गिगेंट के अंदर असल में साइमन नहीं बल्कि फिलिप है। साइमन आत्मविश्वास से कहता है, चिंता मत करो, सब ठीक रहेगा। हालांकि फिलिप देखने में सीधा सादा लगता है, लेकिन असल में वह गजब का कुशल योद्धा है। साइमन उसकी तारीफ करते हुए कहता है, तुम्हारी काबिलियत उम्मीद से कहीं ज्यादा है। फिलिप को खुद ही आश्चर्य होता है और वह सोचता है, मैं ये सब कर क्यों रहा हूँ? इस बीच
शाउटकास्टर्स भी रोमांचित हो उठते हैं। वे घोषणा करते हैं, अब जब गिगेंट एम, जिसे सबने हार मान लेने वाला समझ लिया था, आखिरकार मुकाबले के लिए मैदान में उतर चुका है। गिगेंट एम, जिसे सबने पहले ही हार मान लेने वाला समझ लिया था, आखिरकार सही समय पर एरिना में पहुंच गया। इसका मतलब है कि मुकाबला अब कभी भी शुरू हो सकता। दर्शकों में हलचल मच जाती है। कुछ लोग आश्चर्य से पूछते हैं, क्या इतना छोटा गिगेंट वाकई एचिलीज का मुकाबला कर सकता है? फिर एक व्यक्ति ठहाका मारकर हंसता है और कहता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, ये कोई मजाक है क्या? धीरे धीरे पूरा स्टेडियम हंसी के ठहाकों से गूंज उठता है। लोग मजाक उड़ाने लगते हैं, इन्हें तो भाग जाना चाहिए था, इसे गिगेंट कहना ही गलत है, यह तो कबाड़ा है, क्या ये चीज हिल भी सकती है? वहीं दूसरी ओर एचिलीज मैदान में खड़ा मुस्कुरा रहा है। वह कहता है, कम से कम तुम भागे नहीं, इसके लिए तुम्हें दाद देता हूं। लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही दिख रहा था, एक खतरनाक इरादा। तुम्हें पता होना चाहिए कि यह मुकाबला कितना गंभीर है, क्योंकि मैं कोई रहम नहीं करने वाला। फिलिप मुस्कुराता है और जवाब देता है, जब तक मैं इसे अपनी आंखों से न देख लूं, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आओ, देख तुम्हारा यह आत्मविश्वास कितने समय तक टिकता है। कहते ही एचिलीज अपनी विशाल गदा लेकर पूरी ताकत से एम पर हमला करता है। फिलिप अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए साइड में हट जाता है। वह कहता है, जैसा सोचा था, तुम्हारी ताकत तुम्हारे आकार के मुताबिक ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम जीतोगे। कहते ही फिलिप हवा में उछलता है। तुम बड़े और ताकतवर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक अच्छे फाइटर भी हो। लेकिन तभी एचिलीज झटके से घूमता है और तेजी से पलटवार करता है। जैसे ही फिलिप हवा में था, एचिलीज तुरंत पलटवार करता है। फिलिप हैरान रह जाता है, इतने बड़े शरीर के बावजूद ये इतनी तेजी से हमला कर सकता है। उसका हमला सीधे उसकी ओर बढ़ रहा है, लेकिन फिलिप किसी तरह नीचे झुककर बाल बाल बच जाता है। एचिलीज हंसते हुए कहता है, तुम बच गए, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि तुम्हारा आत्मविश्वास बेबुनियाद था। फिलिप पसीना पोंछते हुए सोचता है, यह सच में खतरनाक था, शायद ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी जितना मैंने सोचा था। शोर मचाने वाले कमेंटेटर चिल्लाते हैं, एचिलीज लगातार हमले किए जा रहा है, यह हमला दर हमला कर रहा है, लेकिन क्या एम इसे संभाल पाएगा? अभी तक एम को कोई गंभीर चोट नहीं लगी है, लेकिन एचिलीज के पायलट की झुंझलाहट अब साफ दिख रही है। वह फिर से पूरी ताकत से एम के सिर पर वार करता है, लेकिन फिलिप मैट्रिक्स मूव का इस्तेमाल करके झुक जाता है और बच निकलता है। शोर मचाने वाले कमेंटेटर चिल्लाते हैं, हमें लगा था कि यह मुकाबला कुछ ही पलों में खत्म हो जाएगा, लेकिन एम अब तक एक भी वार से नहीं टकराया है। विक्टर गुस्से में कहता है, हम सिर्फ भागकर ये लड़ाई नहीं जीत सकते। इस पर रैना झुंझलाकर जवाब देती है, तुम ऐसा बर्ताव मत करो, फिलिप एक महान योद्धा है। साइमन चुपचाप बैठा रहता है, हल्की मुस्कान के साथ बुदबुदाता है, मुझे सब सुनाई दे रहा है, मैं उन्हें फुसफुसाते हुए सुन सकता हूँ। साइमन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, फिलिप ने पहले भी न जाने कितने योद्धाओं का सामना किया है, इसमें कोई शक नहीं कि वह एक महान योद्धा है, लेकिन उसे यह समझाना होगा कि केवल भागने से जीत नहीं मिलती। फिलिप खुद से सोचता है, क्या यह आदमी कभी थकेगा भी? लेकिन तभी वह अचानक अपनी पोजीशन बदलता है और तेजी से वार करता है। शिंक! उसकी तलवार सीधे एचिलीज के सीने की ओर बढ़ती है, लेकिन क्लैंग! एचिलीज अपने हथियार से वार को रोक लेता है। एक पल के लिए वह जार हो जाता है, लेकिन फिर उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक उभरती है। तो क्या अब तुम सच में लड़ने के लिए तैयार हो? एचिलीज गहरी आवाज में कहता है, उसकी हत्यारी मंशा अब स्पष्ट झलक रही थी। नरक में भी नहीं, फिलिप चिल्लाता है पीछे हटते हुए। एचिलीज अपनी विशाल गदा को ऊपर उठाता है और गरजते हुए कहता है, अब मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। शाउटकास्टर चौंककर घोषणा करते हैं, यह उसका फिनिशिंग मूव है, क्या मायरा इस हमले से बच पाएगा? फिलिप ऊपर देखता है और बुदबुदाता है, यह अच्छा नहीं लग रहा। बूम! एक जोरदार विस्फोट होता है। एचिलीज के हथियार का वार जमीन पर गिरते ही पूरा क्षेत्र धूल और मलबे से भर जाता है। दर्शक भी नहीं देख सकते, हर तरफ सिर्फ धूल ही धूल। लेकिन एचिलीज मुस्कुराता है, यह अविश्वसनीय है। वह फुसफुसाता है, क्योंकि उसे सच्चाई का अंदाजा हो चुका था। मुझे पता है कि मायरा इतनी दूर नहीं था कि इस हमले से बच सके। एचिलीज गुस्से में गुर्राता है, आखिर उसने ऐसा किया कैसे? फिलिप हल्की हंसी के साथ बुदबुदाता है,
अगर अंकल रोजर्स को पता चला तो वह मुझे मार ही डालेंगे, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं है। वह अपनी मुट्ठियां कस लेता है और कहता है, मुझे जीतना ही होगा, क्योंकि यंग लॉर्ड ने मुझ पर भरोसा किया है। वह एचिलीज की ओर देखता है, उसकी आंखों में एक नई चमक है। आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस बनेगा एचिलीज, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी ताकत झोंकने पर मजबूर करने वाला हूँ। सहसा पूरे एरिना में कुछ बदलने लगता है। फिलिप के चारों ओर एक अजीब सा आभामंडल बनने लगता है। एचिलीज का पायलट इसे देखकर मुस्कुराता है। ओह, दिलचस्प। मुझे पहले ही शक था, लेकिन अब पक्का यकीन हो गया। वह अपनी सीट पर थोड़ा आगे झुकता है। चलो देखते हैं तुम कितने खतरनाक हो सकते हो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मॉन की कड़कती आवाज एरिना में गूंजती है। एक कबाड़ के टुकड़े के सामने तुम ऐसे लड़ रहे हो? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि अगर तुम हार गए तो उसका अंजाम क्या होगा? एचिलीज का पायलट गहरी सांस लेता है। उसका माथा पसीने से भीग चुका है। मुझे माफ करिए लॉर्ड मॉन, उसने कांपते हुए कहा, लेकिन अब से आपको परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं दिखेगी। वह अपने कंट्रोल पैनल पर झपटता है। गिगैंट का आउटपुट अचानक बढ़ने लगता है। पूरे एरिना में गूंजता है मशीनों के दहाड़ने का शोर। अब देखो, मैं इसे पूरी ताकत से कुचल डालूंगा। एचिलीज का पायलट गर्जता है जैसे ही उसकी गिगैंट पूरी ताकत से एक्टिव हो जाती है। एचिलीज अपनी मुद्रा बदलता है, पैरों को मजबूती से जमीन पर जमाते हुए। वह गहरी सांस लेते हुए कहता है, कभी और सही, किसी और दिन मैं तुम्हारे साथ निष्पक्ष द्वंद्व करूंगा, लेकिन आज वो दिन नहीं है। वह जमीन से छलांग लगाकर पूरी ताकत से एम की ओर झपटता है, उसका हथियार पीछे खिंचा हुआ, वार के लिए तैयार। फिलिप ठंडी आवाज में कहता है, तुम्हें फिर से लड़ने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके बाद मैं बहुत व्यस्त होने वाला हूं। एचिलीज का हथियार जमीन पर गिरता है, लेकिन एम वहां नहीं है। पायलट की आंखें फैल जाती हैं। क्या? तभी उसे एहसास होता है उसकी गिगैंट का एक हाथ पूरी तरह कट चुका है। उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। ये कैसे हुआ? एचिलीज स्तब्ध रह जाता है। वह घूरते हुए कहता है, ये गति और आभा नहीं, ये असंभव है। एक भूली बिसरी याद उसके दिमाग में कौंधती है। 3 साल पहले वह रहस्यमय योद्धा जो बिना किसी हार के गिगैंट एरिना पर राज करता था, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। ब्लैक नाइट्स फैंटम स्वॉर्ड। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, फिलिप की गिगैंट एक धुंधली परछाई की तरह उसके पार से गुजरती है। एक तेज धात्विक चीख गूंजती है। कुछ सेकंड तक खामोशी रहती है, और फिर कचाक, एचिलीज का गिगैंट बीच से सीधा चीर दिया जाता है। शाउटकास्टर्स अपनी सीट से उछल पड़ते हैं। ये क्या हुआ? ये तो बिल्कुल अप्रत्याशित है। अकेले एक ही वार में एचिलीज निष्क्रिय कर दिया गया। अविश्वसनीय। इस मैच का अंडरडॉग जीत गया। भीड़ कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रहती है, फिर अचानक पूरा एरिना गूंज उठता है। एम फिलिप अब विजेता घोषित हो चुका है। भीड़ पागलों की तरह उन्मादित हो चुकी थी। एम लोग उसके नाम के नारे लगा रहे थे। जमीन पर जोर जोर से पैर पटक रहे थे। पूरा एरिना गूंज उठा था। एचिलीज का पायलट हल्की हंसी हंसते हुए कहता है, सच कहूं तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं फिर से ब्लैक नाइट से सामना करूंगा। फिलिप भौचक्का रह जाता है। तुम मुझे जानते हो? पायलट सिर हिलाते हुए कहता है। हाँ, 3 साल पहले मुझे रॉयल एरिना में तुम्हारे खिलाफ लड़ने का मौका मिला था, लेकिन उसके बाद तुम अचानक ही गायब हो गए। एक ऐसा रिकॉर्ड सेट करके जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। लेकिन बताओ, तुम यहाँ इस जगह क्या कर रहे हो? फिलिप हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, मैं ब्लैक नाइट हूँ। जरूरतमंदों की मदद करना मेरा कर्तव्य है। पायलट जोर से हंसते हुए कहता है, हाँ, शायद तुम सही कहे हो। फिलिप हल्की झिझक के साथ कहता है, वैसे क्या तुम मेरी पहचान का राज रख सकते हो? पायलट कंधे उचकाते हुए कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे इस हार के बाद नौकरी से निकाल दिया जाएगा। फिलिप हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, मेरा बुरा मत मानना भाई। जहां विक्टर खुशी के मारे रोने लगा, वहीं रैना हैरानी से उसे देख रही थी। हम जीत गए रैना! विक्टर खुशी से चिल्लाया, आंखों में आंसू छलकाए थे। रैना भौचक्की रह गई। पर तुम रो क्यों रहे हो? साइमन बस मुस्कराया और हल्की आवाज में कहा, मुझे तो पहले से ही पता था कि ऐसा ही होगा। फिर उसने रैना की ओर देखते हुए हल्की मुस्कान दी और कहा, खैर, इतना तो ठीक ही है। इसके बाद साइमन शांत मन से नीचे हैंगर की ओर बढ़ गया, खुद से कहते हुए, अब मैं इस जगह को हल्के दिल से छोड़ सकता हूँ। फिर वह सीधे उस जगह पहुंचा जहां उन्होंने अपना सारा पैसा दांव पर लगाया था।
वह सट्टे के बोर्ड की ओर देखता है और मुस्कुराते हुए बुदबुदाता है। जुआ हमेशा लय पर निर्भर करता है। उसके दांव का अनुपात इसलिए कमाया था और उन्होंने अब तक जो भी कमाया था वह डजन क्रेडिट उसमें लगा चुका था। अब स्क्रीन पर चमकते अंकों को देखकर वह ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, दुनिया में पैसा कमाना कितना आसान है ना? उन्होंने महज $2 क्रेडिट से शुरुआत की थी और अब उनके पास पूरे 2,000 क्रेडिट थे। फिर वे सब शहर के बंदरगाह की ओर लौटने लगे। साइमन दूर क्षितिज की ओर देखता हुआ हल्के स्वर में कहता है, अब फिर से आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। रैना उसकी ओर देखते हुए भावुक हो उठी और कहती है, हम तुम्हारा जितना भी धन्यवाद करें कम होगा। जो कुछ भी हुआ, साइमन कहता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने सिर्फ उन लोगों की मदद की जिन्हें इसकी जरूरत थी। वो कहती है कि यह सब उसके लिए मुश्किल रहा होगा और काश वह उसे सही तरीके से थैंक्स दे पाती। साइमन हंसते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, उसने पहले ही बहुत कुछ दिया है। अगर वे उससे नहीं मिलते तो वे कभी इतनी कमाई नहीं कर पाते। असल में वह और भी ज्यादा रुकना चाहता है, लेकिन चूंकि उन्होंने काफी बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है, इसलिए उसकी पहचान उजागर होने से पहले यहां से निकल जाना ही बेहतर होगा। वो कहती है कि अब वो बड़ी तस्वीर देख सकती है और उम्मीद करती है कि चीजें उसके लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो गई हों। साइमन कहता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो सोचता है कि उसके लिए इस जगह को जितनी जल्दी हो सके छोड़ देना बेहतर होगा। अगर मॉन कुछ भी करने को तैयार है तो वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा और संभवतः उसने पहले ही अपने अगले प्लान पर काम शुरू कर दिया होगा। विक्टर कहता है कि वो बिल्कुल सही है और उन्हें तब तक निकल जाना चाहिए जब तक मॉन के पास उन्हें रोकने की कोई वजह नहीं है। साइमन कहता है कि वो समझते हैं कि उसे रेफ्यूजीज की चिंता है, लेकिन भले ही वो यहां रुकी रहे, वो हर किसी के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं कर सकती। सिमन सोचता है कि फिलहाल उसके लिए एक कदम पीछे हटना समझदारी होगी। वो कहती है कि उसे इसका एहसास है, लेकिन उसके लिए ऐसा करना मुश्किल होगा। भले ही इस वक्त वो जिद्दी और अनदेखी करने वाली लगे, लेकिन वो अपने लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती, ना तो बिना किसी शासक के और ना ही बिना सहारे के। चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन वो उन्हें जितना हो सके मदद करना चाहती है। सी मुस्कुराने लगता है और कहता है कि वो समझता है। फिर वो उसका हाथ मिलाता है और कहता है कि स्टे सेफ, वो कहती है और उम्मीद करती है कि उसकी जर्नी भी सुरक्षित रहे। साइमन कहता है कि वो उस पल का इंतजार करेगा जब वे फिर से मिलेंगे। जैसे ही वे वापस लौटने लगते हैं, फिली कहता है कि चूंकि उसने इतनी बड़ी समस्या हल कर ली, अब बस उसे वापस जाना है और हीरो के रूप में मुकुट पहनना है। लेकिन वो सोचता है कि साइमन ने उन ऑफुल इंजीनियर्स को साथ क्यों लाया। वो कहता है कि साइमन को बस उनका पैसा लेना चाहिए था। साइमन जवाब देता है कि उसने पहले ही बताया था कि उनके लैंड में कोई आयरन मेजेस नहीं है। इस पर फिलिप कहता है कि टेक्निकली वे डोंट। साइमन कहता है और पूछता है कि बिना उनके गिगेंट को कैसे ठीक किया जाएगा। फिलिप कहता है कि उसने सोचा था कि साइमन इसे भी वैसे ही फिक्स कर देगा जैसे उसने मायर को किया था। साइमन ठंडी सांस लेते हुए पूछता है कि क्या उसे मोना स्टोन को खुद से रिस्टोर करना आता है। फिर उसे स्टूपिड कहता है और कहता है कि यही वजह है कि वो अभी भी कमांड चेन में सबसे नीचे है। फिर वो फिलिप से कहता है कि बकवास करना बंद करो और बस उनकी रक्षा करो। फिलिप रोने लगता है और कहता है, ब्रो, तुम बहुत मीन हो। वापस एल्किन एस्टेट में हम देखते हैं कि हैंस तनाव में चिल्ला रहा है और किसी से पूछ रहा है कि वे यहां क्यों आए थे और वे क्या ले रहे थे। स्टफ वो कोई और नहीं बल्कि डैरन ही है। हैंस कहता है कि उसने सोचा कि उनके पास और समय था। डैरन जवाब देता है कि उसे खुशी है कि हैंस ने समय का जिक्र किया, क्योंकि उसने सच में विश्वास किया था जब हैंस ने कहा था कि वो इतना बड़ा कर्ज चुका देगा। लेकिन इसके बजाय उसने सबको धोखा दिया और रात के अंधेरे में भाग गया। डैरन गुस्से में पूछता है, अब मुझे इंतजार क्यों करना चाहिए। तभी फिलिप उसके पीछे प्रकट होता है और उसे आवाज लगाता है जिससे डैरन डर जाता है। डैरन घबराकर पूछता है, तुम कौन हो। फिलिप अपना परिचय देता है और कहता है, मैं यंग लॉर्ड का एस्कॉर्ट नाइट हूं। डैरन उधर देखने लगता है, सोचता है कि साइमन कहाँ है, लेकिन उसे कहीं नहीं दिखता। डैरन फिलिप की तरफ देखता है और पूछता है कि वो अकेले क्यों आया और साइमन कहाँ है। फिलिप जवाब देता है कि वो असल में यहां कुछ डिलीवर करने आया है।
फिर वो एक बड़ा चेस्ट खोलता है जो सोने से भरा हुआ है। डैरेन हैरान होकर कहता है, ये नामुमकिन है क्योंकि अभी हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ। फिर भी फिलिप ने पहले ही 30 सीजन से ज्यादा कमा लिए जो वो इंजीनियर्स को उधार चुकाने के लिए देना था। इसी दौरान इंजीनियर्स फिलिप को मास्टर कहकर बुलाने लगते हैं और पूछते हैं, क्या ये सही है? क्या इतना काफी होगा? क्योंकि वे गाड़ियों से ढेर सारा सोना निकाल रहे होते हैं। फिलिप उन्हें फूल्स कहता है और बोलता है, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि लॉर्ड डैरेन अभी बिजी हैं? जल्दी करो और इसे लोड करने में लग जाओ। अपनी गाड़ी में ले जाने के लिए वे सोना उठाने और लोड करने लगते हैं। डैरेन उन्हें रोकते हुए कहता है, जल्दी करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधे यंग लॉर्ड से इसे प्राप्त करने का इंतजार करूंगा। फिलिप मुस्कुराने लगता है और फिर एक लंबा सा कागज निकालता है। वो गला साफ करता है और पढ़ना शुरू करता है। मैं मान रहा हूं कि तुम पहले से ही अपनी अगली चाल की योजना बना रहे हो। डैरेन हैरान होकर पूछता है, तुम क्या कह रहे हो? फिलिप जवाब देता है, यह यंग लॉर्ड का तुम्हारे लिए संदेश है। फिर वो पढ़ता है, अब जब हमने अपना कर्ज चुका दिया है, तुम अब यहां एक अवैध घुसपैठिए माने जाते हो। इसके बाद वो सलाह देता है कि अगर तुम यहां रुककर कोई हंगामा करने का इरादा रखते हो तो बेहतर होगा कि तुम खुद को इसके लिए तैयार कर लो। इंपीरियल नोबल लॉज के अनुसार अगर किसी नोबल की टेरिटरी या उसके देखरेख में कोई इमारत में अवैध घुसपैठ होती है तो उसे घुसपैठियों को कम करने का अधिकार होता है। तो अगर तुम 2 टुकड़ों में कटना नहीं चाहते तो बेहतर होगा कि अभी लौट जाओ। यह साइमन का संदेश समाप्त हुआ, लेकिन उसने एक आखिरी बात और जोड़ी, मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूं, निकल जाओ। डैरेन कांपने लगता है और तुरंत अपने घोड़े की गाड़ी पर कूदता है, पूरी रफ्तार से भागने लगता है। रास्ते में वो चिल्लाता है, ये लोग अपनी मौत को बुला रहे हैं। फिलिप मुस्कुराते हुए कहता है, कम से कम उसने सुना और समझा कि यंग लॉर्ड कितने खतरनाक हैं। इसी दौरान हम रॉजर्स को उसकी तरफ चिल्लाते हुए सुनते हैं। फिलिप मुस्कुराते हुए कहता है, अब सब खुश हो सकते हैं क्योंकि आखिरकार हमने वही किया जो हम चाहते थे। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि चीजें उसकी योजना के मुताबिक नहीं जा रही है। गुस्से में दौड़ते हुए आता है और चिल्लाता है, तुमने मास्टरलैंड की मूर्ति बेचने की हिम्मत कैसे की? यहां तक कि डिक्सन भी गुस्से में कहता है, तुम इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। वे फिलिप को पढ़कर झकझोरने लगते हैं और पूछते हैं, यंग लॉर्ड कहाँ है? फिलिप हाथ उठाकर कहता है, बस 1 सेकंड, पहले मुझे समझाने दो। रॉजर्स गुस्से में कहता है, सिर्फ सवाल का जवाब दो, कोई बहाने मत बनाओ। फिलिप न चाहते हुए भी मान जाता है और ठीक ठीक बता देता है कि मूर्ति कहाँ है। दृश्य बदलता है, हम आसमान में उड़ते कुछ कौवे देखते हैं और फिर हमें पता चलता है कि फिलिप अपने ही महल में लौट आया है। वो दरवाजे खोलते हुए अंदर जाता है और कहता है, ये जगह पूरी तरह से गड़बड़ हो चुकी है। लेकिन फिर सोचता है कि ये तो होना ही था, कोई इसे अच्छे से संभालने वाला था भी नहीं। वो उंगलियां चटकाता है और जैसे ही रोशनी जलने लगती है वो कहता है, कम से कम मुझे इस बात की खुशी होनी चाहिए कि ये अब भी 65 साल बाद खड़ा है। हर बार जब 65 साल का जिक्र हो एक शॉट लो। फिर वो इधर उधर देखता है, वो सीढ़ियों की तरफ देखता है और कहता है, इस जगह में कतरीना की बहुत सारी यादें हैं। फिर वो हल्की मुस्कान के साथ कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे हमेशा सुरक्षित रखूंगा, लेकिन अभी असली काम बाकी है। वो लाइब्रेरी की ओर बढ़ता है और एक बुक शेल्फ पर हाथ रखते हुए सोचता है, उम्मीद है ये अब भी काम करता होगा। फिर वो अपनी ओरा उसमें डालने लगता है और अचानक ही एक गुप्त दरवाजा सक्रिय हो जाता है। दरवाजा खुलते ही वो कहता है, मुझे पता था कि ये अब भी काम करेगा क्योंकि ड्वार्फ्स सच में बेहतरीन क्राफ्ट्समैन होते हैं और ईमानदारी से ये तो उम्मीद से भी बेहतर तरीके से काम कर रहा है। लेकिन वो अंदर जाता है और कहता है, अब वक्त आ गया है कि मैं वो चीज वापस लूं जो हक से मेरी है। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए कहता है, किसी श्राप से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि तुम्हारी मोनापूल उस श्राप से ज्यादा मजबूत हो। ये सलाह मैंने बहुत साल पहले सुनी थी और इस वक्त यही मेरे पास एकमात्र समाधान है। वो और गहराई में जाता है, लेकिन तभी उसे एक और दरवाजा खोलना पड़ता है जिसके लिए उसे अपनी मना का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे ही दरवाजा चरमराते हुए खुलता है वो कहता है, यहां आए मुझे 5 शताब्दियां बीत चुकी है। फिर वो किसी से बात करते हुए कहता है, तुमने इस घर की रक्षा बहुत अच्छे से की। और फिर हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि एक जार में रखा हुआ एक अजीब सा कोर
वो कहता है, अच्छा है कि अब तुम पहले से ज्यादा शांत हो, लेकिन फिर भी यह काफी लंबा समय हो गया है। फिर हम एक नए किरदार से मिलते हैं। साइमन समझाने लगता है, पहले जब यह जगह असल में डीमंस की टेरिटोरी थी, उससे पहले कि मैंने इस महल पर कब्जा किया, मुझे अपनी मैजिक से रास्ता बनाते हुए यहां तक आना पड़ा था। फिर हम उसे देखते हैं। वो अपने हाथ उठाता है और एक जादुई मंत्र बोलता है, डेथ बुलेट। तभी उस पर हमला करने वाले डीमंस धूल में बदल जाते हैं। जैसे ही वो मंत्र पूरा करता है, वो आगे बढ़ने लगता है और किसी से सवाल पूछते हुए कहता है, क्या तुम इस जगह की शासक हो? तभी एक औरत गहरी सांस लेते हुए कहती है, मैंने सुना था कि तुम पहले ही कई किले गिरा चुके हो, तो मैं सोच रही थी कि तुम कोई 8th सर्कल के बूढ़े जादूगर होगे। अब हम एक नए किरदार से मिलते हैं, हाई डीमन हुत्रा। लेकिन जब वो देखती है कि साइमन युवा है, तो आश्चर्यचकित रह जाती है। वो कहती है, यह काफी निराशाजनक है, लेकिन एक इंसान के लिए फिर भी काफी प्रभावशाली है। फिर वो हल्की मुस्कान के साथ कहती है, चूंकि मैं तुम्हारी मेहनत से प्रभावित हुई हूं, तो मैं तुम पर थोड़ा रहम कर सकती हूं। तुम मुझे से जो चाहो पूछ सकते हो। यह तो तुम्हारा हक बनता है कि मरने से पहले तुम्हारी जिज्ञासा शांत हो जाए। लेकिन साइमन संजीदा होकर जवाब देता है, तुम अब तक की सबसे ज्यादा बातूनी डीमन हो जिससे मैं मिला हूं। फिर वो हंसते हुए पूछता है, क्या डीमंस की रैंकिंग उनके ज्यादा बोलने से बढ़ती है? यह सुनते ही हुत्रा गुस्से में उसे मूर्ख कहती है, मैंने तुम पर रहम किया और तुमने उसे ठुकरा दिया। कुछ कमजोर डीमंस को हराने के बाद तुम खुद को बहुत बड़ा समझने लगे हो, लेकिन मैं तुम्हें दिखाऊंगी, यहां के डीमंस वैसी कमजोर चीजें नहीं हैं जिनसे तुम अब तक लड़े हो। शांत भाव से जवाब देता है, चिंता मत करो, मैं इतना मूर्ख नहीं कि अकेले ही किसी युद्ध भूमि में कूद जाऊं। तभी दीवार अचानक टूटती है और उसके गोलेम बॉयज अंदर घुसते हैं। हुत्रा आश्चर्यचकित रह जाती है। गोलेम्स को देखकर हुत्रा चकित रह जाती है और तभी युद्ध शुरू हो जाता है। सीमन की सेना और हायर टियर डीमंस के बीच भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। साइमन भी बीच में कूद पड़ता है और कुछ डीमंस को एक झटके में काट देता है। हुत्रा भी गोलेम से भिड़ जाती है और कुछ देर तक भारी टकराव चलता है। अब दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं, जैसे कोई WWE स्टेयर डाउन हो रहा हो। फिर दोनों एक ही समय पर छलांग लगाते हैं और अंतिम वार करने के लिए बढ़ते हैं। एक जबरदस्त विस्फोट होता है। इसके बाद हम देखते हैं युद्ध के बचे खुचे अवशेष। गंभीर स्वर में पूछती है, तुम मुझे डिमोनिक एनर्जी में बदलकर क्या हासिल करना चाहते हो? क्या तुम सच में दुनिया बदलने की कोशिश कर रहे हो? साइमन ठंडे लहजे में जवाब देता है, तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है। फिर वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और हुत्रा की सारी एनर्जी खींचने लगता है, जिसे वो एक शुद्ध डिमोनिक एनर्जी कोर में बदल जाती है। साइमन कहता है, इस पूरी प्रक्रिया में उसे हराना बाकी सबसे कई गुना ज्यादा मुश्किल था। अगर कोई शक्तिशाली डिमोनिक एनर्जी को गलत तरीके से अवशोषित कर ले, तो वो एक पागल राक्षस में बदल सकता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लोग कैसे भयानक जीव बन जाते हैं। इसीलिए पहले मैं इसे अवशोषित नहीं कर सकता था, क्योंकि जोखिम बहुत बड़ा था। लेकिन जब मैंने इसे सुरक्षित रूप से अवशोषित करने का सही तरीका सीख लिया, तब तक मैं पहले ही उस स्तर तक पहुंच चुका था। 9th सर्कल तक पहुंचने के बाद अब उसे इस एनर्जी की जरूरत नहीं थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसे इसे अभी इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि उसे रीइंकार्नेशन होने की कोई उम्मीद नहीं थी। अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठता है। वो संभल नहीं पाता, लड़खड़ाने लगता है और जोर से खांसने लगता है। जब वो आंखें खोलता है तो हैरान रह जाता है, वो अब किसी अलग जगह में है, माइंड्स रेल्म। वो इधर उधर देखता है और कहता है, लगता है मैं डिमोनिक एनर्जी से हारा नहीं। तभी वो ऊपर देखता है और वहां कोई और नहीं बल्कि हुत्रा दूर बैठी होती है। वो धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ती है और फिर पूछती है, तुम कौन हो? हुत्रा खड़ी हो जाती है और एक जबरदस्त दबाव छोड़ती है। सिमन महसूस करता है कि उसकी मौजूदा हालत में इसे सह पाना बेहद मुश्किल होगा। वो सोचता है, इतने साल बीत जाने के बाद भी इसमें अभी भी इतनी ज्यादा डिमोनिक एनर्जी है। वो कुछ कहने ही वाला होता है, मैं यहां तुम्हारी शक्ति उधार लेने आया हूं। लेकिन हुत्रा अचानक कुछ समझने लगती है। वो तेजी से आगे बढ़ती है और उसे गले से पकड़कर जमीन पर पटक देती है। तुम अब इतने कमजोर हो गए, मैं तुम्हें पहचान तक नहीं पाई। यहां करने क्या आए हो? संघर्ष करता हुआ जवाब देता है, मुझे तुम्हारा वेसल उधार लेना है। यह सुनकर हुत्रा जोर से हंस पड़ती है। ओह, तो बात यह है,
वो आश्चर्य से देखती है। क्या तुम्हारे पास इतनी ताकत भी है कि तुम ऐसा कर सको? मुझे तो लगता भी नहीं। तुम जिस शरीर में हो वो तो पहले से ही इतना कमजोर है। फिर वो उसे घूरती है और ठंडी आवाज में कहती है, यकीन नहीं होता कि जिसने मुझे इतने सालों तक यहां कैद रखा वो खुद मेरे पास इस दयनीय हालत में आ गया है। और अब तुम मुझसे मेरी शक्ति मांग रहे हो? क्या तुम्हें ये थोड़ी आयरॉनिक नहीं लगती? साइमन को एहसास होता है कि वो किसी भी पल उसकी गर्दन तोड़ सकती है। उसे बचने का बस एक ही तरीका सूझता है। वो जल्दी से हुत्रा की कलाई पकड़ लेता है और क्या तुम सच में इसके लिए तैयार हो? थोड़ी उलझन में पड़ जाती है। तुम्हारा मतलब क्या है? धीरे से मुस्कुराता है और कहता है, मैं यहां एक अच्छे प्रस्ताव के साथ आया तो तुम मुझे सुने बिना ही मार दोगी? और फिर भी मैं जानता हूं कि तुम मुझे यूं ही खत्म नहीं करोगी। आखिरकार तुम मेरे पूरे शरीर को मैजिक सप्लाई की तरह इस्तेमाल करना चाहोगी, है ना? हैरानी से उसे देखती है, फिर अचानक जोर से हंस पड़ती है। हा हा हा! क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये मेरी टाइम वेस्ट करने लायक है? वो एक पल सोचती है, फिर उसे छोड़ देती है। कम से कम मैं तुम्हारी हिम्मत को मानती हूं। हल्का सा मुस्कुराती है और आंखें सिकोड़ कर पूछती है, लेकिन सच बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी शक्ति सह सकोगे, जबकि तुम्हारा सर्कल पहले ही टूट चुका है? अगर मैं नहीं सह सका तो तुम बस मेरा शरीर अपने कब्जे में ले सकती हो। आत्मविश्वास से कहता है, आखिरकार तुम्हारे लिए इसमें कोई नुकसान नहीं है जो सदियों से यहां कैद हो। गहरी सोच में पड़ जाती है और फिर हल्की मुस्कान के साथ कहती है, क्या वाकई कोई और आसान तरीका नहीं है? देखते हैं, शायद मैं जरा और मजे ले सकती हूं। वो अपनी उंगलियां चटकाती है। अचानक डेमोनिक ऑरा उभरती है और सिमन के हाथ पैरों को जकड़ लेती है। जोर से हंसती है। मैं उतने ही समय तक तुम्हारे साथ खेलूंगी जितना समय मैं यहां कैद रही हूं। आखिरकार तुम इतनी तकलीफ तो सह ही सकते हो, है ना? ये क्या हो रहा है? मैं अपना शरीर भी हिला नहीं पा रहा। सीमन की चेतना डगमगाने लगती है, जोर से हंसती है और ताना मारती है, क्या तुम्हें लगता है कि सोचने के लिए तुम्हारे पास इतना समय है? तुम तो होश में ही नहीं रह पा रहे। वो उसके बेहोश होने का मजाक उड़ाती है। क्या हुआ? तुम्हारा सारा घमंड कहां गया? लेकिन तभी सीमन भी हंसने लगता है। तुम अब भी पहले जैसी ही शोरगुल मचाने वाली हो। हुत्रहों चक्की रह जाती है और आंखें सिकोड़ते हुए कहती है, क्या सिर्फ दिखावा करना ही तुम्हारी ताकत रह गई है? अब न तुम्हारे पास वही माना है और न ही वही सर्कल टीयर। शांत स्वर में जवाब देता है, चाहे मेरा सर्कल टूट गया हो और मैं शक्ति विहीन हूं, फिर भी मैं खत्म नहीं हुआ हूं। हुत्रा की आंखें चौड़ी हो जाती है। अचानक गायब हो जाता है। वो हैरानी से इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। यह कैसे संभव है? तभी सिमन की आवाज गूंजती है, तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि मैं अपनी असली शक्ति में 9th सर्कल तक पहुंच चुका था। ब्लैक मैजिक में महारत हासिल करने के बाद कोई भी मुझे माइंड कंट्रोल में नहीं फंसा सकता। हुत्रा आश्चर्य से देखती है। अब वह साइमन को एक विशालकाय अस्तित्व के रूप में देख रही थी। अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाता है और पल भर में उसे पूरी तरह से कुचल देता है। झटके से अपनी आंखें खोलती है। ठंडी पसीने की बूंदें उसके चेहरे पर लुट रही थी। वो धीरे से बुदबुदाती है, मुझे तो पहले से ही अंदाजा था। वाकई तुम काफी दिलचस्प हो, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने खतरनाक भी हो सकते हो। हुत्रा हल्की मुस्कान देती है, तो तुम सच में 9th सर्कल तक पहुंच चुके थे? अगर यकीन नहीं होता तो और दिखा सकता हूं। हंसती है और सिर हिलाते हुए कहती है, बस बस, मेरा मतलब यह था कि उस स्तर तक पहुंचने के बावजूद तुम फिर भी दुनिया को नहीं बदल सके। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। आखिर में मैं अपने लक्ष्य को पूरा करके रहूंगा। स्मिरक करते हुए देखती है, देखते हैं। मुझे नहीं पता कि तुम मेरी शक्ति का कितना सही उपयोग कर पाओगे, लेकिन अगर कोई कर सकता है तो वो तुम ही हो। सिम आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए जवाब देता है, बिल्कुल। हुत्रा धीरे धीरे आगे बढ़ती है, अपना हाथ सीमन की गर्दन के चारों ओर रखती है। तुम काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हो, वो हल्की मुस्कान के साथ कहती है। अगर मैं तुम्हारे शरीर में समा भी जाऊं तो 6th या 7th सर्कल ही काफी होगा और मैं तुम्हें इस दुनिया को कुचलने के लिए छोड़ दूंगी। वो करीब झुकती है, अपना सिर साइमन के सीने पर टिका देती है और धीरे धीरे शुद्ध डिमोनिक एनर्जी में बदलने लगती है। गहरी सांस लेते हुए कहता है, लगता है अब मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी ताकि तुम्हें मुझसे निराश न होना पड़े। ऊपर देखते हुए हल्के से मुस्कुराती है,
बिल्कुल, और इस बार तुम फेल नहीं कर सकते। अचानक साइमन की आंखें खुलती हैं। वो वापस हकीकत में लौट आता है, लेकिन अब भी उसका शरीर थकावट से जूझ रहा है। साइमन अपना हाथ आगे बढ़ाता है और डार्क फ्लेम नामक स्पेल का इस्तेमाल करता है, एक काली आग की लपट दीवार की ओर फेंकते हुए। लगता है अभी ये सिर्फ थर्ड सर्कल तक ही सीमित है, लेकिन फिर भी बस एक मजबूत नींव होना ही बहुत बड़ी बात है। वो ध्यान से आग की लपट को देखता है और सोचता है, शायद ये प्यूरिफाइड डिमोनिक एनर्जी होने की वजह से है, लेकिन इसकी रंगत पहले से काफी अलग है। अगर हुट्रा चाहती तो वो आसानी से उसके शरीर पर पूरा नियंत्रण पा सकती थी। अब उसे उसकी उम्मीदों पर खरा उतरना ही होगा। साइमन को पहले से ही हर सर्कल की थियरी और एनलाइटनमेंट की जानकारी थी। 9th सर्कल तक पहुंचना अब कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन इसके लिए पर्याप्त डिमोनिक एनर्जी इकट्ठा करने में काफी समय लगेगा। साइमन ज्यादा इंतजार न करने का फैसला करता है। वो तुरंत काम शुरू करने के लिए दीवार पर हाथ रखता है। पहले की तरह एक और सीक्रेट पैसेज खोलता है। भाई का घर सच में बहुत बड़ा है। वो उस गुप्त रास्ते से गुजरता है और एक विशाल कमरे के बीच में पहुंचता है। फिर किसी से कहता है, 22 सालों से आराम कर रहे हो, अब उठो और काम पर लग जाओ। साइमन अपने हाथ को कमरे के बीच में रखता है, एक विशाल मैजिक सर्कल एक्टिवेट करता है और कहता है, अब तुम्हारी बारी है मेरी मदद करने की। उसकी गोलम आर्मी फिर से उठने लगती है। दृश्य बदलता है। काउंट मॉन के रेजिडेंस में एक आदमी के चेहरे पर जोरदार मुक्का पड़ता है। वो कोई और नहीं बल्कि पायलट माइलोन है। मॉन गुस्से में पूछता है, तुझे पता है तूने क्या गलती की? माइलोन झुका हुआ कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं हार गया, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मॉन और गुस्से में चीखता है, तू सच में सोचता है कि ये सब सिर्फ उस मैच की वजह से है? चाहे मैं जितना भी सोचूं। मिलोन हैरानी से पूछता है, आपका मतलब क्या है? मॉन गंभीरता से जवाब देता है, गिगिन की परफॉर्मेंस में 5 गुना का अंतर था, फिर भी इस तरह हार जाना, कोई भी ये सोचेगा कि तू रेना के साथ मिलकर कोई चाल चल रहा था। मिलोन घबराते हुए कहता है, मैंने अपनी निष्ठा की शपथ खाई है, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं एक नाइट के सम्मान की कसम खाता हूं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मॉन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, नाइट का सम्मान, बस यही है तेरे पास? बेहतर होगा कि तू कुछ और कहे, वरना तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। मिलोन जल्दी से बोलता है, मुझे उसके बारे में कुछ पता है। मिलोन बोलता है, वो गिगिन पायलट जिसने 3 साल पहले इंपीरियल गिगन अरीना में मेरे खिलाफ मुकाबला किया था, वो एक मशहूर नाइट था। उसने कभी कोई लड़ाई नहीं हारी थी। मॉन उसे घूरते हुए पूछता है, तो क्या तू जानता है कि वो किसके साथ जुड़ा हुआ था? माइलोन उस तलवार को देखता है जो लगभग उसे खत्म कर चुकी थी और धीरे से कहता है, वो ज्यादा देर वहां नहीं रुके, इसलिए किसी को उनकी असली पहचान नहीं पता। मॉन हल्के से मुस्कुराता है, समझ गया, तो इसका मतलब यह है कि तेरे पास अब और कुछ काम की जानकारी नहीं है। अचानक एक और तलवार म्यान से बाहर निकलती है। मिलोन समझ नहीं पाता कि यह क्यों हुआ। वो घबराकर अपने जीवन की भीख मांगने के लिए झुकता है, लेकिन आखिरकार मिलोन को काट दिया जाता है। मॉन जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलता है, उसका एक आदमी उसे रिपोर्ट देता है, रेना अब भी लिमर के अंदर ही रुकी हुई है। मॉन पूछता है, क्यों? आदमी जवाब देता है, क्योंकि वो शरणार्थियों को छोड़कर नहीं जा सकती। मॉन कहता है, तू बस उस पर नजर रख। फिर वो एक और आदेश देता है, मिर को कंट्रोल करने वाले उस पायलट के बारे में जानकारी इकट्ठा कर और पता कर कि वो कहाँ रहता है, क्योंकि मैं खुद उससे मिलने जाऊंगा और उसे कुचल दूंगा। वो एक विशाल जिगन सेना की ओर देखता है और ये संकेत देता है कि शायद जल्द ही युद्ध छिड़ सकता है। इसी बीच साइमन की आवाज सुनाई देती है। साइमन कहता है कि बहुत समय पहले से ही लान परिवार पास की नदी और उपजाऊ जमीन की बदौलत समृद्ध होता आया है, लेकिन अब ज्यादातर लोग ये जगह छोड़ चुके हैं। कई घर वीरान पड़े हैं और 3 गांव तो भूतिया बस्तियों में बदलने की कगार पर है। वो एक पहाड़ी के किनारे खड़ा होकर इस सब पर नजर डालता है, फिर पीछे मुड़कर किसी से पूछता है, इस समस्या के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो कोई और नहीं बल्कि डिक्सन है, जो बंधा हुआ घबराया सा खड़ा है। साइमन अपनी तलवार निकालता है और उसे घुमाने लग। डिक्सन घबराकर पूछता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? साइमन कहता है कि डिक्सन को अब नाटक करना बंद करना चाहिए, क्योंकि यह सब उसी की गलती है। डिक्सन रोते हुए कहता है कि वह कुछ नहीं कर सकता था, उसने अपनी पूरी कोशिश की। साइमन अपनी तलवार ऊपर उठाते हुए पूछता है, सच में? क्या तुमने वाकई पूरी कोशिश की? डिक्सन कुछ नहीं कर पाता,
बस चीखता है। साइमन कहता है कि वह सच में उसे चौक के बीच में फांसी पर लटकाकर सबके लिए एक उदाहरण बनाना चाहता था, लेकिन जितना उसने डिक्सन के अतीत की जांच की उतना ही वो उसके बारे में और दिलचस्प बातें जानता गया। डिक्सन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसे एम्पायर ने भी पहचाना, लेकिन उसने बाकी राज्यों के प्रस्तावों को ठुकराकर यहां आने का फैसला किया। साइमन फिर अपनी तलवार म्यान में डाल लेता है। और हाँ, यही था हमारा आज का धमाकेदार एपिसोड। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और सबसे जरूरी बात, सब्सक्राइब करके जाना ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।